जय गुरुदेव। कमला जी, अभी हमें एक मैसेज प्राप्त हुआ है, उसमें बोले कि हिंदी में बात करो। सीमा जी का है मेरे ख्याल से, बराबर। सीमा जी। हम्म। ठीक है, चिंता नहीं। नमस्ते सर। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते। नहीं, मराठी थोड़ा भी नहीं समझता। नहीं सर। ठीक है ना, अच्छी बात है, हम्म। क्योंकि जो चीजें समझते नहीं वो वही सही है। और हम प्रयास करेंगे, आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। बट तो इसलिए आपको डबल सुनना पड़ेगा, एक बार मराठी में, एक बार हिंदी में, दो टाइप चलेगा। या हिंदी में सब बहुत लोगों को समझता होगा सब कुछ चीजें, कुछ कुछ वर्डिंग हिंदी होगी, कुछ कुछ मराठी आ जाएगी। चिंता मत करिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ गौड़ी सर। तो आप सभी का आज के दिन, आज का प्रथम दिन है अखंड स्वास्थ्य का। उस अखंड स्वास्थ्य के पहले दिन में सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से सबका स्वागत। तो सबसे पहले अनुरोध है कि आप पहले अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो पर पहली बार कर रहे हैं, तो अपना अपना वीडियो आप ऑन करिए प्लीज। यस। हर्षल येवले, आप भी पहली बार कर रहे हो। यस। विमल ताई नवले, आप भी पहली बार कर रहे हो। महेंद्र जी, आप भी पहली बार कर रहे हो। ठीक है। तो ये आपो आपो किसका है? आपो, आप उसका सर आपका नाम रिनेम कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। चार बॉक्स पे आपका नाम डाल दीजिए, हम आपका चेक कर देंगे। ओ, अपो, अपो CH 25 ऐसा लिखा है नाम। वैभव जी, यस, बढ़िया। और बाकी है थोड़ा ज्वाइन करने रुकता हुआ। राजकुमार जी नहीं आए आज। राजकुमार, तो आज के ये प्रथम दिन हम शुरुआत करेंगे अखंड स्वास्थ्य। तो यहाँ पे हम आपको जो भी बताएंगे वो आपकी जो आज की स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, जो आपकी व्याधि है, आपने तो अभी तक आपने अपनी दवाई से ठीक किया होगा या कर रहे होगे। किसी का हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे, वो बिना मेडिसिन से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, उस पे हमारा ज्यादा जोर है। कई लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस करते होंगे, कई लेते होंगे, या कोई आयुर्वेदिक दवा उनका चालू होता होगा। लेकिन हम दवाई से भी हटकर अल्टरनेटिव थेरेपी के पास कभी देखते हैं क्या? कभी जाते हैं क्या? कभी सोचते हो क्या? तो नहीं। तो आज वही हम एक अभ्यास करेंगे कि ये अल्टरनेटिव थेरेपी मतलब क्या है। मतलब ये नेचुरल 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 एकदम नेचुरल जो प्रकृति में है, उसके आधार पर हम अपने शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक हो जाता है तो उससे मन भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हम जानेंगे या अखंड श्वासाच्या या अभ्यासक्रमामध्ये आपण बिना मेडिसिन, बिना औषधाने कसं बरं होऊ शकतो। तर आपण बघितले की आपण आज मागच्या काही कालांतरा, काही वर्षांमध्ये कोविडच्या काळामध्ये इतकी गंभीर परिस्थिती झाली की एवढे औषधं, एवढे डॉक्टर, एवढे सगळे असताना सुद्धा आरोग्याची कशी व्यवस्था बिघडली होती, आरोग्यावर लोकांचा विश्वास उडाला होता। अशा परिस्थितीमध्ये मग आपण काय करायला पाहिजे? सगळ्यांचा संभ्रम सुरू झाला, तर त्या दरम्यान मध्ये या अखंड स्वास्थ्याचा जन्म झाला। आणि बिना मेडिसिन आपण घरच्या घरी कसं आपण आपल्यावर उपचार करू शकतो, आपण आपले डॉक्टर कसं बनवू शकतो, आपलं आरोग्य आपल्या हातात कसं ठेवू शकतो, हे आपण या पुढच्या दिवसामध्ये जाणून घेणार आहोत। या 15 दिवसामध्ये आपण सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकल करणार आहोत आणि हे प्रॅक्टिकल करत असताना आपल्यावर होणारे परिणाम आपण ते अनुभवणार आहोत। आणि हे अनुभवताना आपल्याला असं जाणवेल की आपलं शरीर पण आता ठीक होत आहे, मन भी ठीक होत आहे, आपलं आरोग्य आपल्या हातात येऊ शकतं। त्याचा पूर्ण आत्मविश्वास तुम्हाला या पुढच्या 15 दिवसामध्ये
नक्कीच अनुभवायला मिळणार आहे. पण कोण करू शकतं की जे आता समजून घेतील 3 दिवस हे समजून घेणार आहे. 3 दिवस समजून घेतल्यानंतर 15 दिवस जे प्रॅक्टिकली ह्या गोष्टी ह्या करणार आहोत त्याच्यानंतर आम्हाला तुम्हाला लक्षात येईल की आपलं आरोग्य आपल्या हातात आपल्याला जाणवेल ते सगळं. आणि हे सगळं आपल्याला शिकायचंय, नव्याने शिकायचंय. कोणी अगोदर काही थोडंफार नॉलेज असेल तर ते थोडं बाजूला ठेवून द्या. नव्याने काय आपण शिकू शकतो का? एक नवीन विद्यार्थी म्हणून आपण हे सगळं समजून घेणार आहोत. येस, सगळ्याची तयारी आहे? येस, हात वर करा. व्हिडिओ ऑन आहे का सर्वांचे? बघा बरं, व्हिडिओ ऑन आहे का? येस. तर आपल्यासोबत आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे आपल्या सोमनाथजी आबा सोनवणे. सोमनाथजी आपल्याला पुण्याहून जॉईन झालेला आहे. सोमनाथजी गेले 20 वर्षापासून आर्ट ऑफ लिव्हिंग ते शिकवतात. आपलं नशीब आहे की आपलं सोमनाथजी असू द्या किंवा मी असू द्या, आपल्या सोबत आपले लक्ष्मी मोरे. कालच आम्ही गुरुदेवांचा शिष्य रविशंकरांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे. की दर्शन करून आम्ही आज उपस्थित झालो आहोत. गेले आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट ते राबवतात आहेत. त्याच्यामध्ये जल, जंगल, जमीन, जनता, जनावर या आरोग्य विषयावरती त्यांचा अभ्यास आहे आणि पंचगव्य चिकित्सक म्हणून ते पण त्याचं काम बघतात. आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आपलं आरोग्य आपल्या हातात, अखंड स्वास्थ्य आपल्याला कसं टिकवता येऊ शकतं, कशा पद्धतीने आपण ते निर्माण करू शकतो, यावर आपल्याला ते आपल्याला नॉलेज देतील. ज्ञान चर्चा इथं होऊन जाईल. आपल्या जे काही प्रश्न उत्तर असेल ते शेवटच्या मिनिटामध्ये आपण इथं प्रत्येकाचे प्रश्न आपण चॅट बॉक्स द्वारे या तुम्ही डायरेक्ट विचारू शकता. तर या अखंड श्वासाचा पहिल्या दिवसाचा आपण सुरुवात करूया. सोमनाथजींना विनंती करूया की आपण सुरुवात करूया. Yes. धन्यवाद गवळी सर. गवळी सर नाशिकवरून आपल्याशी जोडलेले आहेत. गेल्या 20 वर्षापासून आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये प्रशिक्षकाची भूमिका निभावत आहेत. सोबत सिने अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या सोबत ते देवराई सोबत काम करतात. वृक्ष लागवड करणे, वृक्ष संवर्धन करणे. आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून जेलमधल्या कैद्यांसाठी जे उपक्रम राबवले जातात त्याचे महाराष्ट्राचे समन्वयक म्हणून ते काम करतात. आणि आज आपल्या समवेत अखंड स्वास्थ्याच्या सेवेशी आम्ही दोघेही आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन आहे. आपल्या सगळ्यांना वंदन आहे. पहिली गोष्ट अशी आहे की आपल्या सगळ्यांना असं वाटतं की आम्हाला निरोगी राहायचंय. हा जो संकल्प आहे, हा संकल्पच आपल्याला निरोगी करणार आहे, नाही का? म्हणून हा संकल्प करून तो जगणं अपेक्षित आहे. हा संकल्प आपण घेतलाय, इथूनच आपल्या आरोग्याची सुरुवात होते, नाही का? कोणत्याही व्याधी, कोणताही विकार एका दिवसामध्ये होत नाही. व्याधी आणि विकार होण्यासाठी 3 वर्ष लागतात. पण आपली अपेक्षा असते की एका दिवसात सगळं झालं पाहिजे उपचार, नाही का? पण आताची जी उपचार पद्धती आपण फॉलो करत आहोत, नाही का? कोणत्याही डॉक्टरांना जर आपण विचारलं, प्रॅक्टिस 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 हा शब्द ऐकायला भेटतो. त्याच्या पलीकडे आपल्याला जायचं आहे. रोगाच्या समूळ नाशाची कारणं आणि रोगाचा समूळ नाश करून ज्या कारणांमुळे रोग होतो त्यालाच आपण बाय बाय करणार आहोत. म्हणून माझी पहिलीच रिक्वेस्ट आहे, किती लोकांना शरीर आहे हातवरती करा बरं. ज्यांना शरीर आहे. तर बऱ्याच लोकांचे फोटोच नाहीयेत या ठिकाणी किंवा ते दृश्य स्वरूपात नाहीच आहेत. पण मला कळणारच नाही, नाही का? आणि वक्त्याची खरी ताकद असते श्रोता. ऐकणारेच नसतील तू काय बोलणार आहे, नाही का? आता उदाहरणार्थ सीमा जी को देखते हुए मुझे लगता है कि वो सीमा जी वजन कम करने के लिए आई होगी शायद। गोल चेहरे बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं। सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ? जिनके चेहरे गोल है और थोड़े से लग रहा है कि भाई हेल्दी लोग हैं सब, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन लोगों को वजन कम करने की थोड़ी सी चाह मन में है। यस नो? यस नो? जी। हाथ खड़ा कर सकते हैं, अंगूठा ऊपर कर सकते हैं। और साथ साथ में सिर्फ वजन ही कमी नहीं होगा, तो उसके साथ बहुत सारे अपने शरीर में बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारे बदलाव।
हाँ बस। बट उसके लिए सुनना चाहिए सब लोगों को। सब लोग सुनेंगे तो बात बन जाएगी। तो देखने से ये पता चलता है ना। जैसे पता चलता है कि जितने भी हेल्दी लोग हैं इनकी प्रकृति वो पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है। तो 3 दोषों से हमारी बॉडी बनी हुई है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये त्रिदोष यदि बैलेंस हो जाते हैं अपने शरीर में तो हम लोगों को कोई बीमारी रहती नहीं। तो कैसे इस 3 दोषों को बैलेंस किया जाए, ये ज्ञान कहाँ से मिले? तो यहाँ से ये शुरुआत है। हम सबको सुनने की जरूरत है। यदि सुनोगे और इसका कल से प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो 20 मिनट में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, विद इन 20 मिनट। ऐसी कोई दवा नहीं है मार्केट में, बट यहाँ है। यहाँ हम सब 20 मिनट में रिजल्ट शुरू कर सकते हैं, बट उसके लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। मैं आपको इस शिविर के बारे में ये बोलूंगा, भाई और बहनों, विश्वास से चलिए, श्रद्धा से चलिए। ये शिविर है 3 दिन का शिविर है, बट प्रैक्टिकल पूरा 21 दिन का है। 3 दिन अभी चलने वाले और 15 दिन का ये सब प्रैक्टिस करते हुए 3 दिन छोड़ने की, टोटल 21 दिन का ये शिविर चलेगा। 21 दिन में आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन है सब टॉक्सिन निकल जाएंगे। और साथ साथ में सर से लेकर पांव तक जितनी भी बीमारियां है जिसके लिए हम लोग आज दवा खा रहे हैं, तो सब धीरे 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 पूरी बॉडी एकदम ओके हो जाएगी और पूरी रिकवर हो जाएगी, पूरी डिटॉक्स बनेगी बॉडी, शरीर पूरा शुद्ध हो जाएगा। और उसके लिए इस मिनट से हम लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। मराठी में कहते हैं कि पूरे बॉडी का कान बनाइए, पूरे बॉडी को कान में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी हुई है, कहीं पढ़ी हुई है, बट प्रैक्टिकल में नहीं है। ऐसी सब बहुत सारी चीजें हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सब लोग सुन रहे हैं? यस नो? अंगूठा खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो हर्षल जी ऐसे बैठे हैं, हाथ ऐसा रखिए, तो ये ऐसा मत बैठिए, क्योंकि सुनने जजमेंटल माइंड तैयार होता है, माइंड जज करने लगता है, तर्क करने लगता है, सब सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे, सही बोल रहे गलत, सही बोल रहे गलत बोल रहे। माइंड जब तर्क करता है तो अंदर कुछ घुसता है। जब भी सुनेंगे तो, है ना, सुनेंगे तो ऐसा नहीं करके सुनना है, ऐसा नहीं करके सुनना है, सीधा बैठते बैठकर सुनना है, तो बात बनेगी। हाथ में नोट पेन लेंगे तो और मजा आएगी, पेन और नोटबुक लेंगे तो और मजा आ सकती है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, मैं सबको कहूंगा कि भाई आपका वीडियो शुरू रहेगा तो और थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का वीडियो शुरू है, बट यहाँ पे 16 लोग जुड़े हुए हैं। तो सबको रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करिए, क्योंकि आप मेरे सामने रहोगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी और एक्सप्लेन करने में मुझे और मजा आएगा। जैसे कि देखो, एक दीदी ने, सुप्रिया जी यादव, यहाँ पे बैठे हुए, सब पता चलता है कि भाई उनको ये ड्रेस बदलना पड़ेगा, 21 दिन के बाद ये ड्रेस अल्टर करना पड़ेगा। ये मैं आज ही कहता हूँ आपको, कब मैं बोल रहा हूँ आपको देख के बोलिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सीमा जी है, सुप्रिया जी है, सीमा जी है, हेल्दी दिख रहे हैं मुझे। इनका 100% 6.5 किलो वजन कम होने वाला है, 6.5 किलो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज ही मैं कहता हूँ आप सब, जैसे कि यहाँ पे दूसरे दिख रहे वैभव जी, इनके जो गाल दिख रहे पूरे सीधे होने वाले, ऐसे ऐसे सीधे हो जाएंगे और नाक ऐसा ऊपर उठ जाएगा, ये होने वाला है, मैं आज ही कह रहा हूँ। जैसे कि हमारी दीदी यहाँ पे, बड़ी दीदी आई है लक्ष्मी जी, हम लोग साथ में थे 2 3 दिन। वो जिस कारण से यहाँ पे आए हुए हैं, उनका कारण खत्म होने वाला है, जिस कारण से यहाँ आए वो यंग बनने वाले हैं। उनका लड़का मेरी उम्र का है, मैंने उनको मिला हूँ बैंगलोर में। तो एज बढ़ने वाला है, यहाँ पे बढ़ने वाला है, मतलब हम लोग यंगेस्ट बनने वाले हैं। 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, ग्रेजुएशन में हम लोग जिस टाइप का बॉडी था हम सबका, उस टाइप का बॉडी होने वाला है। बट वो करने से होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए। तो जो शिविर है अखंड स्वास्थ्य, 3 दिन का शिविर है और चलने वाला सच में 21 दिन चलेगा। किसी के जीवन में ये शिविर मरते दम तक चलेगा, किसी के जीवन में ये शिविर साल में, पूरा साल भर का कैलेंडर हम लोग आपको देने वाले हैं, पूरा सीजनल कैलेंडर देने वाले हैं, साल भर का कैलेंडर देने वाले।
कुछ लोग साल भर में कर सकते, साल भर कर सकते, कुछ लोग 2 साल 3 साल कर सकते, कुछ लोग 21 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते। शिविर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने ये थ्योरी हम सबको प्रेजेंट की, वो है एलोपैथी के जनक क्रिस सर। क्रिस सर का जन्म जो हुआ है वो ग्रीस कंट्री में हुआ है। ग्रीस नाम की एक देश है, उस देश में क्रिस सर का जन्म हुआ और वहीं पे उन्होंने एलोपैथी को जन्म दिया। जितने भी एलोपैथी आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है, वो एलोपैथी के जनक किसी डॉक्टर को पूछिए, वो बोलेंगे कि हिप्पोक्रिस। हिप्पो तो बाद में लग गया उनके नाम के आगे। हिप्पो मीन्स पागल कहते हैं हिप्पो को हिंदी में, और मराठी में बोलते वेड़ा है। ठार वेड़ा। तो जो क्रिस सर ने जो सिलेबस सिखाया, 17 साल तक क्रिस सर ने अपने अपने विद्यार्थियों को तैयार किया एलोपैथी के लिए। और जब 17 साल के बाद क्रिस सर को पता चला कि भारत देश एक ऐसा देश है और उस देश में चरक ऋषि ऐसे है कि वो भी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। जब चरक ऋषि के साथ उनका तालमेल हुआ, बातें हुई, उनका ज्ञान उन्होंने पढ़ लिया, तब उनको पता चला, कुछ बातें पता चली कि एलोपैथी के अंदर उन्होंने वो भी डाली, वो बातें डाल दी। बट आज के जो उनके जो शिष्य है, जो उनके विद्यार्थी, हम सबको नहीं बता रहे हैं वो चीजें। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं बता रहे हैं, तो उसके कारण हम लोग बीमार हो रहे हैं। वो चीजें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कितने लोग सुन रहे हैं, अंगूठा खड़ा कर सकते हैं, बार बार बीच बीच में हाथ खड़ा करना पड़ेगा आपको, तब मुझे पता चला गया कि ये सोए नहीं है और सुन रहे हैं मुझे। तो क्या है, कभी कभी क्या होता है, आंखें खुली रहती है और बंदा सोता है, खुली आंखें रखी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार मैं बीच बीच में आपको बोलूंगा कि अंगूठा खड़ा करो, अंगूठा खड़ा करो, है ना। तो ये थोड़ा सा चलेगा। तो जिन हिपोक्रेट सर ने जो एक सिलेबस बनाया, मेरा और गौरी सर का उसमें यही इतना ही योगदान है कि जो हम लोग आपके सामने ये सब प्रेजेंट कर रहे हैं, या आपके पास इस ज्ञान को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको जीना है, यदि हम लोग जिएंगे इसको तो मजा आएगा। तो क्या पता चला चरक जी ने क्या समझाया हिपोक्रेट सर को, या हिपोक्रेट क्या समझे चरक ऋषि को सुनते हुए या पढ़ते हुए, क्या समझ में आया उनको। ये जो दोनों लोग हैं, आचार्य चरक जी या ऋषि चरक जी और हिपोक्रेट सर, ये दोनों ने 1120 बीमारियों के ऊपर अलग अलग दवाएं इस सृष्टि को दे दी। अलग अलग दवाएं, दवा दारू जो भी है सृष्टि के लिए तैयार की, 1120 बीमारियों के ऊपर। बट उन्होंने वो दोनों ने यही भी कहा, इस दवाओं की कोई जरूरत नहीं है। अपना जो आहार है, अपना जो फूड है, फूड ही मेडिसिन है, अपना आहार ही औषध है, दोनों ने भी कहा। बट आज तक किसी ने हम सबको बताया नहीं, वो बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, फिर से एक बार, कितने लोग सुन रहे, हाथ खड़ा कर सकते हैं, कितने लोग सुन रहे। बहुत सारे लोगों की स्क्रीन बंद ही है। तो भाइयों और बहनों, इसका एक तो इसका जन्म हिपोक्रेट सर ने ही बताया हुआ है, तो हम लोगों का कुछ इसमें कुछ योगदान नहीं है। क्या बताया हिपोक्रेट सर ने? हिपोक्रेट सर ने बताया हम सबका जो कितने लोगों को नाक है, नाक हाथ खड़ा कर सकते हैं, नाक वाले लोग, नाक है। दीदी हाथ ऐसा जो है वो नीचे कर दे, हाथ ऐसा नहीं लगाने का, यहाँ पे सुनने सुनने में गड़बड़ हो जाएगी। तो नाक जब गलने लगता है, नाक से कुछ लिक्विड आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को सर्दी हो गई। तो सर्दी या नाक गलना ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। बट आज के एलोपैथी के डॉक्टर सब लोग बोलते हैं बीमार है, ये बीमार है, बीमार है, बीमार है। ये बीमारी नहीं है। ये हिपोक्रेट सर ने समझाने की कोशिश की अपने विद्यार्थियों को, तो सब विद्यार्थियों को पता चला कि हिपोक्रेट सर आज तो जितना भी सिलेबस हम लोगों को सिखाया है उसका उल्टा उल्टा ही बोलने जा रहे हैं। इसलिए सब विद्यार्थियों ने उनको हिप्पो ऐसा एक विशेषण दिया, उनके नाम के आगे हिप्पो लगा दिया, हिप्पोक्रिस मतलब पागल क्रिस सर। मराठी में वेड सर क्रिस सर, उन्होंने उनको पागल घोषित कर दिया। क्यों? क्या हमारा धंधा नहीं चलेगा ना, इसलिए उन्होंने क्या कहा, जो भी शरीर है, इस शरीर को होने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं, तो बीमारियों का एक उन्होंने बोल दिया कि इसको जो शरीर में जो नाक से भी जो भी लिक्विड आता है उसको हम लोग सर्दी बोलते हैं,
और एलोपैथी के डॉक्टर बोलते कि इनको सर्दी हो गई, ये बीमारी है, ऐसे वो लोग बोलते। बट क्रिस सर ने बोला कि सर्दी होना ये बीमारी है नहीं, ये बॉडी की, शरीर की एक भाषा है, शरीर बॉडी लैंग्वेज है ये शरीर में कुछ ज्यादा हो गया तो शरीर कुछ चीजें कान से निकल रहा है, कुछ चीजें नाक से निकल रहा है, कुछ चीजें आंखों से निकल रहा है, कुछ चीजें सुसु से निकल रहा है, कुछ चीजें टॉयलेट से निकल रहा है, कुछ चीजें पसीने से निकल रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाथ खड़ा करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो शरीर की जो भाषा है, नाक से कुछ चीजें बाहर निकल रही है। यदि नाक से निकलने वाली चीजों का हम टेस्ट करेंगे जीवा से, ऐसा करके टेस्ट करेंगे तो खारा लगता है कि नहीं लगता है? बचपन में हम लोगों ने किया है ऐसा लगता है, ऐसा करते और अंदर आ जाता है, थोड़ा सा खारा नमकीन और थोड़ा सबसे आखिरी आखिरी थोड़ा कड़वाहट भी लगता है। क्या है ये? तो यदि हम लोग इसका साइंटिफिक रीजन बोले तो NaCl, तो नमक ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, पानी ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, और जिस समय में पानी पीना चाहिए था उस समय में पानी नहीं पिया, कुछ अलग समय में पानी पीने के कारण नाक आगे बहना शुरू हो गया। जैसे कि 10 बजे के बाद हम लोग पानी पिएंगे, 11 बजे हम लोग पानी पिएंगे, 12 बजे हम लोग पानी पिएंगे तो नाक गलना तय है, सर्दी होना तय है, माइग्रेन होना तय है, साइनस होना तय है, आधा सर दुखना तय है, घुटनों का दर्द होना तय है, हर्निया होना तय है, बॉडी पेन होना तय है, बिकॉज ऑफ हम लोग 10 बजे के बाद कुछ खा रहे, कुछ पी रहे। ये गलत है। तो यदि हम लोग इसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे तो नाक बहेगा नहीं। बट नाक बहना ये अच्छी चीज है, अच्छी बात है, बहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी शरीर में जो भी बुराइयां हो रही है तैयार, जो रोग का कारण बन रहे हैं, बाहर निकलना जरूरी है। तो शरीर को जब ये बातें पता चलती है तो शरीर अपने आप को खुद रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो हर एक के शरीर में अपना एक डॉक्टर बैठा हुआ है। हम सबको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, उस शरीर को समझना चाहिए। यदि हम सब खुद को समझेंगे, खुद के शरीर को समझेंगे, खुद के शरीर की भाषा को समझेंगे तो पता चलेगा कि शरीर के अंदर ऐसी एक शक्ति है, शरीर के अंदर ऐसी जीवनी शक्ति है, तो जो जीवनी शक्ति पूरे शरीर को बिगड़ दवा और दारू की रिपेयर कर रही है। बट हम सबको उस शरीर की शक्ति को थोड़ा सा सपोर्ट करना जरूरी है। जैसे कि नाक गल रहा है, नाक से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, निकलने दो ना। 2 दिन निकलेगा, 3 दिन निकलेगा, चौथे दिन नहीं निकलेगा, 2 ही दिन निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा तीसरा दिन निकलेगा, चौथा दिन ऑटोमेटिक 4 डे में ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा नाक बहना। क्यों? क्योंकि शरीर को जो बीमार करने वाली जो चीजें शरीर के अंदर थी वो नाक ने नाक से निकाल दी। उसके लिए दवा लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उस शरीर ने अपने आप को क्लीन करने का काम किया और बात बन गई। मराठी में उसको कहा जाए तो मराठी के जो भी ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके के अंदर जो दादी माँ है, तो दादी माँ बोलती है कि भाई अरे बाबा तुला सर्दी झाली का, बरसात झालं का? एक मराठी का एक वर्ड आहे बरसात, सर्दी झाली, बरसात झालं का तुला? बरसात पिकू दे. किती लोकांनी शब्द ऐकलाय? बरसात पिकू दे, हात वरती करू शकतो. बरसात पिकू दे, कुणीच नाही ऐकला. अरे माणसं सगळे गायब झालेले दिसतात. मग बरसात पिकू दे, लक्ष्मीताई तुम्ही स्क्रीनवर दिसत नाही, त्यामुळे तुमचा हात जरी वर केला तर आमच्या लक्षात येत नाही. तरी बरसात पिकू दे अशी आजी सांगायची. कुणाला? नातूला सांगायची, सुनेला सांगायची, मुलाला सांगायची. पण आता ती आजी सांगायसाठीच उरलेली नाही. म्हणून बरसात होणं, सर्दी होणं हे क्रमप्राप्त आहे, व्हायलाच पाहिजे. पण हा आजार नाहीये हे समजून घेणं हे देखील क्रमप्राप्त आहे. म्हणून सर्दीला घाबरू नका, सर्दीला घाबरू नका, बरसाताला घाबरू नका. सर्दी को डरना नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल सिम्टम्स है. तो सर्दी को डरना मना है. म्हणून नाक गळतंय ना तर गळू द्यात, काही अडचणीच नाही. 10 नंतर पाणी पिले, 11 नंतर पाणी पिले, 12 नंतर पाणी पिले, 1 नंतर पाणी पिलं, मग शरीर बिमार होणारच आहे. आपले दुसरं काही अल्टरनेटिव्ह नाहीच आहे त्याला. आणि म्हणून माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, हिपोक्रेट सरांनी सांगितलं की सर्दी हा रोगच नाहीये, ही शरीराची एक भाषा आहे.
शरीराला रिपेअर करण्यासाठी नाकानं हा डिसिजन घेतला, शरीराने हा डिसिजन घेतला. किती लोकांना माझा आवाज ऐकायला येतो? हात वरती करा बरं. आवाज ऐकायला येतोय, ओके. म्हणून सर्दीला घाबरू नका इथनं पुढच्या काळात. क्लिअर आहे? येस नो? क्लिअर आहे का? म्हणून सर्दी 2 दिवसात ऑटो सिस्टमनं ओके होईल. ऑटो सिस्टमनं ओके, तिला घाबरू नका. पुढे जाऊन काय घटना घडते, ज्यावेळेस मानवी शरीराला सर्दी होते किंवा तुम्हाला आणि मला सर्दी होते, त्याच वेळेस आणखी एक घटना घडते की आपली बॉडी पेन करायला सुरुवात करते. कणकणी ज्याला म्हणतो आपण, ज्याला आपण कणकणी म्हणतो, नाही का? अख्खी बॉडी पेन करायला सुरुवात होते आणि बारीक ताप येतो. ज्यावेळेस शरीरामध्ये एखादा व्हायरस शरीरावरती अटॅक करतो, एखादा व्हायरस शरीर त्याला पकडून ठेवतो, एखाद्या व्हायरसला, नाही का? आणि मग शरीर काय निर्णय घेतं की एक व्हायरस माझ्या शरीरात शिरलेला आहे आणि मग शरीरातील जीवनशक्ती एक डिसिजन घेते, या व्हायरसला आपल्याला किल करायचे, त्या व्हायरसला आपल्याला मारायचे. जब हम लोगों को सर्दी होती है तभी एक चीज इसके साथ चलती है, पूरे बॉडी को थोड़ा सा बुखार आना शुरू होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट बुखार आना शुरू होता है. जब बॉडी को बुखार आता है धीरे धीरे, क्यों बुखार आता है बॉडी को? क्यों? क्योंकि नेचर में जितने भी वायरस है जो शरीर को बीमार कर सकते हैं, ऐसे कुछ वायरसों को इस शरीर ने धारण किया हुआ है. इसके कारण शरीर को बुखार आना शुरू हो चुका है. साल में 1 बार बुखार आना तय है, साल में 2 बार बुखार आना तय है, 3 बार बुखार आना भी तय है. क्यों? क्योंकि शरीर में जो जीवनी शक्ति है, शरीर के अंदर जो डॉक्टरी शक्ति बैठी हुई है, जो खुद के पास इतनी शक्ति है शरीर के पास कि अपने आप को खुद रिपेयर कर सकता है पूरा शरीर. तो वो जो शक्ति है शरीर के अंदर की, जब बुखार आता है, जब वायरस इस शरीर को धारण करता है, शरीर वायरस पकड़ता है, या वायरस अपने शरीर को अटैक करता है, तब जाके ये शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाने का कोशिश करता है. जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो अनैसर्गिक घटना घटती है शरीर के अंदर, तब हम सबको लगता है कि शरीर ने बुखार धारण किया हुआ है, शरीर को बुखार आया हुआ है, ताप आलेला आहे. म्हणजे ताप का आलेला आहे? कारण व्हायरस धारण केलेलं शरीराने, शरीरात वायरस शिरलेला आहे. ताप जब बुखार शरीर को आया है या टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी को, क्यों टेम्परेचर बढ़ गया? शरीर ने डिसीजन लिया इस वायरस को खत्म करना है. जितने भी वायरस बॉडी के अंदर आते हैं, तब शरीर अपने आप को तपाता है, अपने आप को टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता है. टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी के अंदर जितने भी ऐसे जो रोग निर्माण करने वाले जितनी भी बैक्टीरिया है वो खत्म होते हैं. इसलिए बुखार तो आता ही है, इसलिए बुखार आना तय है, या आना ही चाहिए. कब आता है बुखार? जब बॉडी किसी वायरस को रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, या बॉडी के अंदर कुछ वायरस आ जाते हैं, तब जाके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. उसको नाम दिया एलोपैथी के लोगों ने बुखार आ गया, मराठी में त्याला ताप आलेला आहे. आणि मग शरीराला जर का ताप आला, ताप शरीराला येणं हा आजार नाही, हे चरक ऋषींच्या सगळ्या साहित्यामध्ये त्यांना कळायला लागलं आणि मग त्यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले ॲलोपॅथीमध्ये की ताप येणं हा आजार नाही, ही बॉडी लैंग्वेज आहे, ही शरीराची भाषा है. इसलिए जब जब बुखार आता है तब डरना नहीं है. क्यों डरना नहीं है? क्योंकि बॉडी ने ये डिसीजन लिया है कि बुखार को भगाना है, इस वायरस को किल करना है. इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ही वायरस किल होता है. बुखार ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक चलेगा. 73वें घंटे में बुखार खत्म हो जाए. 2 दिन 3 दिन बुखार रहेगा, बाद में बुखार नहीं रहेगा. इसलिए इसको भी डरना मना है. तो बुखार भी बीमारी नहीं है, बट आज की तारीख में हम लोग बहुत डरते हैं. बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया. तो पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, नाना नानी कपड़े से पूरे बॉडी को पूंछते थे, गीला करते कपड़ा, और कपड़े से जैसे हम लोग फर्श पूछते हैं ना, तो उस हिसाब से पूरे शरीर को गीले कपड़े से पूछते थे, थोड़ा सा नमक डालकर.
सूती वस्त्र से। और या दूसरा एक प्रयोग करते थे कि सर पे ऐसी पट्टी रखते थे पूरी, बुखार जब आता था तब। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एक वायरस आ चुकी है। उस वायरस को किल करने के लिए शरीर ने ये डिसीजन लिया है, अपने शरीर की जीवनी शक्ति ने ये डिसीजन लिया है, अपने शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसने ये डिसीजन लिया है, इसलिए मेरी बॉडी को बुखार आ चुका है। डरना नहीं है। इसलिए कुछ डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बुखार में इंजेक्शन नहीं देते, सिर्फ टैबलेट पे काम चलाते हैं। तो हमें डरना नहीं है। 2 दिन बुखार चलेगा, 3 दिन चलेगा, चौथे दिन नहीं चलेगा। चौथे दिन यदि चल रहा है तो थोड़ा सा एक बार फोन कर दीजिए आबा को, 20 मिनट में आपका बुखार खत्म हो जाएगा। कितने मिनट में? 4 दिन के बाद 20 मिनट में बुखार खत्म। 5वां दिन लगेगा नहीं आपको, 21वां मिनट नहीं लगेगा। करके देखना है हम सबको। आगे के जो 21 दिन है, ये अलग अलग प्रैक्टिसेस हमको करने हैं। यदि हम लोग ये अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे तो पता चलेगा कि सच में हाँ ये सच है। तो हम लोगों की एक आदत है, जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि बुखार आना या शरीर का टेम्परेचर बढ़ना ये बीमारी है ही नहीं। ये एक बॉडी की लँग्वेज आहे, ही एक शरीराची भाषा आहे. मग या शरीराच्या भाषेला तुम्ही आम्ही समजणं अति आवश्यक आहे. थोडंसं धैर्य धरणं अति आवश्यक है। समझ में आ रही बात? इसमें अंगूठा खड़ा कर सकते हैं, तो सो गए सब ऐसा मुझे लगेगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सो गए। तो बुखार आना ये कुछ बीमारी का कारण नहीं है, बीमारी है नहीं। दूसरा एक कारण है बुखार आने का, एक वायरस। दूसरा कारण है हम सबके शरीर में जो ब्लड है, उस ब्लड में बॉडी के अंदर जो जमा हुआ जो मल है, मिट्टी है, वो जब ब्लड में घुस जाती है तब जाके हम सबको बुखार होता है। रक्तामध्ये जर मळ शोषला गेला, रक्तामध्ये जर मळ शोषला गेला तर आणि तर समीन जो लिखा हुआ है उनका फोटो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, फोटो वाकडा झाला तुमचा असा। तो रक्तामध्ये जर मळ साठला गेला तर आणि तरच आपल्याला ताप येतो, अदरवाईज आपल्याला ताप नाही येत। आणि मळ कधी साठला जातो? 2 दिवस सलग प्रवास केला, 3 दिवस सलग प्रवास केला, पोट साफ झालं नाही, तर रक्तामध्ये मळ साठतो किंवा रक्त मळ शोषून घेतो. आणि मग रक्तामध्ये मळ ज्यावेळेस शोषला जातो त्यावेळी ताप येतो. आणि शरीरात व्हायरस ज्यावेळेस घुसतो, व्हायरल ज्यावेळेस शरीरावरती व्हायरस येतो त्यावेळी शरीरात टेम्परेचर येतं, अदरवाईज टेम्परेचर येतच नाही. आणि म्हणून माझी रिक्वेस्ट है आपल्या सगळ्यांना, बुखार आना या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना ये बीमारी है नहीं, इसके लिए इसे डरना नहीं है। ये बात अपने एलोपैथी में हमारे हिप्पोक्रेट्स सर ने लिख दी और उनसे पहले हमारे वाग्भट जी और हमारे ऋषि मुनि पूरे अपने आयुर्वेदा के ग्रंथों में सब लिख चुके हैं। बट हम सबको ये पता ही नहीं कि ऐसा कुछ ज्ञान है करके। जितनी भी गृहिणी यहाँ पे है, मैं सबको बोलूंगा कि वाग्भट संहिता पढ़िए, जब जब समय मिलता है तब तब आयुर्वेद की कुछ किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नहीं। छोटी छोटी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो बुखार आना ये बीमारी नहीं। समझ में आया इधर तक? यस नो? यदि समझा है तो हाथ ऊपर कर सकते, नहीं समझा तो कुछ बात नहीं, चिंता नहीं, सुनने तो आया। तीसरी चीज ऐसी है, जब हम लोगों को सर्दी होती है, जब हम लोगों को बुखार आता है, तब तीसरी घटना ऐसी घटित होती है, आपने जो जीभ है, जीवा, इसका टेस्ट चला जाता है, इसका कुछ टेस्ट नहीं रहता ही नहीं। समीन जी फिर से आपका फोटो टेढ़ा हो गया, हाँ हो गया, ठीक हो गया। तो जब जब बुखार आता है, जब जब नाक गलने लगता है, तो तीसरी चीज ऐसी होती है कि जो जीवा है, टेस्ट चली जाती है। क्यों टेस्ट चली जाती है? तो पूरा शरीर अपने जीवा को बोलता है, अपने मुंह को बोलता है कि भाई अब इसमें कुछ मत डालो, इसको ठूसने का काम मत करो। तो क्या करते हैं, मुंह में ठूसते रहते हैं, और बहुत बीमार है बॉडी, बॉडी को बुखार आ चुका है, नाक गलना शुरू हो चुका है, फिर भी ठूस रहे चाय कॉफी ठंडा गर्म। क्योंकि क्योंकि होता क्या है सीमा जी, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्यार है, प्रेम है, बहुत लोग केयर टेकर का भूमिका करना शुरू कर देते हैं। सीमा जी बीमार हो चुकी है, उनको चाय पिलाया जाए,
उनको कॉफी पिलाई जाए, उनको क्या मैगी अच्छी लगती है तो मैगी खिलाई जाए, उनको ब्रेड अच्छा लगता है तो ब्रेड खिलाया जाए, एप्पल अच्छे लगते हैं तो एप्पल खिलाया जाए, फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो फ्रूट्स खिलाया जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हमसे, होता है ना? कोई भी बंदा जब बीमार होता है तो उनके केयर टेकर लोगों की संख्या बढ़ जाती है। भाई उसकी जीभ को टेस्ट नहीं है, जीवा को टेस्ट नहीं है, बॉडी कोरा बोल रहा है, इसको टेस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मुंह में खारा पानी आ रहा है, मुंह में नमकीन पानी आ रहा है, जीभ आंबट पडलेली आहे, जीभ कडू पडलेली आहे, जीभ खारट पाणी जिभेला सुटत आहे आणि मग चव नाहीये जिभेला, काही खाल्लं की उलटी होते। वो अगला सिम्टम्स क्या आता है? जो भी खाना हम लोग खाते, जो भी चाय पीते, कॉफी पीते, फ्रूट्स खाते, पूरा मुंह या पाचन संस्था उसको एक्सेप्ट नहीं करता, फिर बाहर फेंकने का काम करता है। इसलिए मैं आपको सबको कहना चाहूंगा, सबसे प्रार्थना यही है, जब बॉडी को बुखार आता है, जब नाक गलना शुरू होता है, तो मुंह को बंद करना ही सबसे बड़ी दवा है। बंद कर दीजिए मुंह को। यदि हम सब खाएंगे उसी समय तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पचन संस्था उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अगला सिम्टम्स ये आ जाता है। तभी भी हम लोगों ने खाना खाया तो पचन संस्था का क्लीनिंग करने के लिए शरीर पचन संस्था के अंदर जो भी कचरा जमा हुआ है उसको बाहर फेंकने के लिए नमकीन हुआ पानी या खारा पानी मुंह के अंदर आता है, हम लोग उसको इनटेक करते रहते हैं और पूरा बाहर आ जाता है वो पानी। पानी के साथ कुछ कुछ चीजें शरीर के अंदर पचन संस्था के अंदर जो पड़ी हुई है, जो रोगों का कारण है, सब बाहर आ जाती है। और हम लोग बोलते हैं उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। जब हम बच्चे थे, 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, सुप्रिया ताई, समीन ताई, यहाँ पे दोनों ही आप महिला यहाँ पे, सीमा जी, जब छोटा बच्चा था हम सब, तो हमारी दादी माँ के सामने हम जब उल्टी करते थे तो दादी माँ बोलती थी, वो अच्छा हो रहा है उलटी हो रही, अच्छा हो रहा है उलटी हो रही। मराठी में मैं कहना चाहूंगा, बाळाला ज्यावेळेस उलट्या होतात त्यावेळेस आजी म्हणायची की बाळाला बाळसं येते, उलट्या होऊ दे। गोष्ट खरी आहे का खोटी आहे? अंगठा असा वरती करू शकतात? बाळाला बाळसं येते, बाळाला उलट्या होत आहेत, चांगली गोष्ट आहे। हा टेन्शन मध्ये आल्यावर आता काय करायचं? एवढं टेन्शन कशाला घेताय? थोडेसे दिवस बाकी आहेत आपले, नहीं क्या? बाळाला बाळसं येते, वही बच्चा 20 साल का हो गया, 40 साल का होगा, 45 साल का हो गया है, आज की तारीख में उसको उल्टी हो रही तो हम लोग डर रहे। बट 2 महीने का था, 3 महीने का था, 4 महीने का था, 6 महीने का था, तब उल्टी को हम लोग बोलते थे कि अच्छा है क्योंकि उसका तबियत आपसे ठीक हो जाएगा, अच्छा बनेगा, इसका तबियत अच्छा बनेगा। तो हमारी दादी माँ ही कहती थी। आज की तारीख में वो दादी माँ घर में है ही नहीं, उसको हम लोगों ने भगा दिया या किसी गांव में रख दिया, इसलिए हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता ही नहीं चल रही। तो उल्टी होना ये भी एक बीमारी है, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है, शरीर की भाषा है। क्यों उल्टी हो रही है? क्योंकि अब इस क्षण उल्टी जो हो रही है तो शरीर को जो चीजों की जरूरत नहीं है वो उन चीजों को शरीर मुंह से बाहर निकालने की कोशिश कर। क्यों? क्योंकि बुखार है शरीर को, ना गल रहा है, और इस उल्टी के अंदर जो भी मटेरियल बाहर निकल रहा है, बाहर निकल उल्टी के माध्यम से जो भी मटेरियल बाहर निकल रहा है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। निकलने दो, थोड़ी सोना चांदी निकल रहा है बाहर। तो ये भी एक हम लोगों को समझना है, जब शरीर को उल्टी शुरू होती है तब समझना कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। समझ में आ रही बात? यस नो? यहाँ तक पता चल रहा है? यस नो? तो डरना मना है। जब शरीर को ऊपर वाला मुंह शरीर को उल्टियां बंद करता है तो शरीर दूसरा एक मुंह खोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जुलाब हो गया। दूसरा मुंह खोलता है शरीर। जब हमको बुखार आता है, जब हमको सर्दी होती है, जब हमको उल्टियां होती है, तब दूसरा मुंह शरीर खोलता है, दूसरी जीवनी शक्ति काम करना शुरू करती है। गरम गरम पानी अनकंट्रोलेबल जुलाब हो जाते हैं। जुलाब होने में कुछ कंट्रोल रहता ही नहीं। जब चप्पल में हरा हरा, काला काला, पीला पीला जब जुलाब होता है वो चप्पल में आता है पूरा, अरे तब पता चलता है कि कुछ जुलाब हो गए, गीला हो गया पैंट या जो भी पहना हुआ है गीला हो गया, तो पता चलता है
जुलाब भी होने लगे मेरे शरीर को, तो मुझे जुलाब हो रहे हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाथ खड़ा कर सकते हैं। होता है कि नहीं? जब जुलाब होता है ना वो टाइप का, तो बहुत दुर्गंध आती है, बहुत दुर्गंध। उसकी गंध ले नहीं पाएंगे, इतना सारा कचरा तो जुलाब के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलता है। तो जुलाब होना शरीर की एक लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है। उसको भी डरना नहीं है। कितना दिन होगा? एक दिन होगा, 2 दिन होगा, ज्यादा से ज्यादा तीसरा दिन होगा। चौथे दिन जुलाब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं। 2 दिन में पूरा निकाल दिया। तो शरीर ने जो डिसीजन लिया है, बॉडी ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को हमें सपोर्ट करना है। यही आचार्य चरक जी ने और यही हिप्पोक्रेट्स सर ने अपने एलोपैथी में लिखा है। तो जुलाब होना भी बीमारी नहीं है, ये शरीर की भाषा है, बॉडी लैंग्वेज। हम सबको समझना है। और तब जाके हम सब, बुखार जब आता है, सर्दी जब हो जाती है, जुलाब हो जाते हैं, उल्टियां होती है, तब हम जीवा की टेस्ट चली जाती है, तो हम सबको ऑटोमेटिक पता चलता है कि अभी हम सबको हॉलीडेज मनाना चाहिए, छुट्टी मनाना चाहिए, शरीर को छुट्टी देना चाहिए, शरीर को रेस्ट की जरूरत है, विश्राम करने की जरूरत है, मुंह को विश्राम देना जरूरी है, नाक को विश्राम देना जरूरी है, पूरे बॉडी को विश्राम देना जरुरी है, पचन संस्था को विश्राम देना जरुरी है. म्हणजे या सगळ्यांना सुट्टीवरती पाठवलं पाहिजे. तोंडाला सुट्टीवर पाठवलं पाहिजे, नाकाला सुट्टीवरती पाठवलं पाहिजे, पचन संस्थेला सुट्टी दिली पाहिजे, मोठ्या आतड्याला सुट्टी दिली पाहिजे, छोट्या आतड्याला सुट्टी दिली पाहिजे. त्यांना विश्रामाची आवश्यकता आहे. विश्रांती विश्रांती विश्रांती, विश्राम विश्राम विश्राम, पूरे बॉडी को विश्राम की जरूरत है. तब जाके हम सब क्या करते हैं, बेड को पकड़ते हैं. तब तक बेड को नहीं पकड़ते. यहां तक ठीक है क्या? यहां तक पता चला सब? यस नो? और जब बॉडी बेड को पकड़ती है, 2 दिन 3 दिन दवा दारू खाते, विश्राम करते, तब जाके बॉडी रिपेयर हो जाती. तो आयुर्वेद अपना कहता है कि मुंह को लगाम दे दो या मुंह को बंद रखो, विश्राम दे दो. तो आयुर्वेद की लैंग्वेज में कहते हैं लंघनम परम औषधि. आप नोटिंग कर सकते हैं, लंघनम परम औषधि मतलब लंघन करने से, लंघन ही एक परम औषधि है. लंघन का दूसरा अर्थ ये है कि उपवास करना ही औषध है. मराठीत उपवासच औषध आहे. उपवास करा आणि निरोगी राहा, डॉक्टर गाला यांचं पुस्तक एक सुंदर नाही. आणि मग आपल्याकडे हमारे कल्चर में एकादशी का व्रत रखा जाता है. जैसे अभी छठ पूजा हो गया, अभी देखिए छठ पूजा का त्योहार खत्म हो गया. 3 दिन कुछ पानी भी नहीं पीते, थूक भी नहीं अंदर जाने देते. 3 दिन का एकदम निर्जल उपवास रहता है छठ पूजा के अंदर. बराबर है ना सीमा जी? बराबर है, हाथ खड़ा कर सकते. आपने पकड़ा था कि नहीं पकड़ा? शरीर की क्षमता नहीं होती या कुछ होती चीजें ऐसी. तो कहने का मतलब यही है कि हमारी जो कल्चर है, हमारे कल्चर में ये सब सारे अलग अलग उपवास पद्धति जो है बोल रही है कि अपने पचन संस्था को विश्राम दीजिए. अपने पचन संस्था को भी हॉलिडे की जरूरत है. अपने पचन संस्था को भी थोड़ा सा विश्राम देना बहुत जरूरी है. इसलिए बोलते हैं, आयुर्वेद बोलता है लंघनम परम औषधि, लंघन ही औषध है. तो आज से हम सबको इस लंघन के बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि मुंह उल्टी कर रहा है, जुलाब हो रहे, क्यों? आते भी बोल रही है कि हमें विश्राम की जरूरत है. आते बोल रही है हमें छुट्टी मनाने दो थोड़ा सा. ठूस ठूसना, सुबह ठूस रहे, दोपहर को ठूस रहे, शाम को भी ठूस रहे. सब खाने का भट्टी चालू ही चालू है, चालू ही चालू है. कभी चाय पीते हैं तो कभी खारी खाते, टोस्ट खाते रहते, बिस्किट खाते रहते, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते रहते. तो बॉडी को छुट्टी है ही नहीं. इसलिए मैं सबको भाई और बहनों को कहूंगा कि लंघनम परम औषधि माने अपने शरीर को, मुंह को, आंतों को, पचन संस्था को थोड़ा सा विश्राम देने की जरूरत है. तो यहां से ये सिलेबस शुरू होता है.
क्यों करना है उपवास, पता चला? इसमें जिनको पता चल रहा है वो हाथ खड़े कर सकते हैं। उपवास करने से क्या होगा? सर्दी नहीं होगी। उपवास करने से क्या होगा? उल्टी नहीं होगी। उपवास करने से क्या होगा? बॉडी बोल रही है उपवास करो। उल्टी का मतलब क्या हुआ? पाचन संस्था को अभी विश्राम की जरूरत है। जुलाब हो रहे हैं, इसलिए बड़ी आंत क्या बोल रही है? अभी कुछ मत डालो इसके अंदर, थोड़ा सा विश्राम करने की जरूरत है, बहुत सारा कचरा जमा हुआ है, हमें विश्राम चाहिए। हमें ये समझना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी घटना घट रही है, जो भी कुछ प्रक्रिया हो रही है, उसको हम लोगों को साक्षी भाव से देखना जरूरी है, फिर दृष्टा के भाव से देखना जरूरी है। तब जाके पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ जीवनी शक्ति अपने आप कुछ निर्णय ले रही है। उस निर्णय को सपोर्ट करना हम सबका एक नैतिक धर्म है। तो नैतिकता क्या है? नैतिकता यही है, सब कुछ बंद कर दीजिए, विश्राम की ओर चले, लंघनम परम औषधि की ओर चले, तब जाके लंघन करने से ये बीमारियां नहीं होगी। इसलिए हमारी संस्कृति में अलग अलग त्योहारों में उपवास करने का प्रावधान है। अलग अलग त्योहारों में, जैसे कि एकादशी, हर 15 दिन में एकादशी आई जाती है, तो एकादशी में हम सबको उपवास करना जरूरी है। साइंस क्या कहता है? साइंस ऐसा कहता है कि एकादशी के दिन सुबह 3:17 में ऐसे विषाणुओं को जन्म होता है हमारे पाचन संस्था के अंदर। ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं 3:17 में, जो बैक्टीरिया शरीर को खा जाते हैं, जो बैक्टीरिया शरीर को खत्म करते हैं, जो बैक्टीरिया शरीर को बीमार होने के लिए सहायक होते हैं। और जब हम लोग एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं तो उन बैक्टीरिया को ना पानी मिलता है ना कुछ खाना मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन कुछ खाना पीना हमारी संस्कृति में मना है। जैसे कि छठ पूजा में पानी पीना भी मना है, उसी तरह से एकादशी अन्नपान जे नर करीती भोजन स्वान विष्टे समान अधम जनते एक। संत तुकाराम महाराजांचा 171वा अभंग आहे हा। एकादशीस अन्नपान जे नर करीती भोजन स्वान विष्टे समान अधम जनते एक। नॉट अ सिंपल थिंग। 400 साल पहले संत तुकाराम जी ने हम सबको कहा है एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीना है, खिचड़ी खाना, चिप्स खाना, आलू खाना कुछ अलग बातें हैं, ये उपवास के तौर तरीके नहीं है। हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, 1000 साल तक हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सारे आक्रमण होते रहे। उस आक्रमणकारियों ने हमारे कल्चर को चेंज कर दिया। और एकादशी और दुप्पट खाशी, एकादशी आणि दुप्पट खाशी वर्डिंग आ गए। जिस दिन एकादशी होती है, जिस दिन उपवास होता है, टोकरी भर के हम लोग फल खाते हैं और पूरा बहुत सारा पानी पी जाते, तो ये गलत है। साइंस क्या बोल रहा है कि एकादशी के दिन ऐसे कुछ बैक्टीरिया अपने पाचन संस्था के अंदर आ जाते हैं। उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए उन बैक्टीरिया को पानी नहीं मिलना चाहिए, उन बैक्टीरिया को खाना भी नहीं मिलना चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी बहुत बढ़िया काम करती है, अपने आप को खुद ठीक करती है, कैंसर को भी ठीक करती है, खांसी को भी ठीक करती है। ना दवा ना दारू। इसलिए तुकाराम महाराज जी का एक बहुत बड़ा अभंग है, एकादशी अन्नपान जे नर करीती भोजन स्वान विष्टे समान अधम जन तो एक। ऐका व्रताचे महिमान नेहमी आचरती जन गाती ऐकती हरि कीर्तन समान विष्णुशी। एकादशी के दिन जो बंदा भजन करता है, निर्जल उपवास रखता है, तो भगवान के समान है। इसलिए मैं सबको कहूंगा कि लंघन परमावश्यक। यदि हम लोग लंघन करेंगे तो कोई बीमारी आने का कोई चांस है नहीं, कुछ चांस नहीं। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? तो साइंटिफिक रीजन ये है कि जापान के तासु खोंजो और अमेरिका के जेम्स एलिसन, ये दोनों वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक सर्च किया, एक रिसर्च किया। ये वैज्ञानिक लोग जो है इन्होंने एक सर्च किया 2016 में, 2018 में तासु खोंजो और जेम्स एलिसन इन दोनों ने एक रिसर्च किया और बोला एकादशी का व्रत रखोगे तो कैंसर कभी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति साल भर में कम से कम 20 दिन
10 घंटे बिना खाए पिए रहते हैं, उसे कैंसर होने की संभावना 90% कम होती है। क्योंकि जब शरीर भूखा होता है तो शरीर उन सेल्स को नष्ट करने लगता है जिनसे कैंसर होता है। इस सोच को इस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जो सोच इन दोनों ने हमारे सामने प्रस्तुत की, बहुत सारा रिसर्च किया, रिसर्च के बाद पता चला कि कैंसर होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए छठ पूजा में हम लोगों को छठ पूजा का व्रत करना बहुत जरूरी है। एकादशी में हम लोगों को एकादशी का व्रत करना जरूरी है, या हफ्ते में एक बार उपवास करना जरूरी है। नवरात्र में 9 दिन का उपवास करना जरूरी है। रामनवमी के रामनवमी जब आती है उस समय चैत्र नवरात्रि करना बहुत बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एकादशी एक बार, या अलग अलग उत्सवों में अलग अलग उपवास करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बैल पोड़ा करके एक त्योहार होता था, बैलों का उपवास पकड़ते हैं। कुछ बहना भाव बीज जब रहती है, भाई का उपवास पकड़ती है। नाग पंचमी के दिन उपवास पकड़ती है कि नहीं पकड़ती? खड़ा कर सकते, हाथ को हाथ पे खड़ा कर सकते। कुछ महिलाएं पति के लिए उपवास करती है, करवा चौथ का व्रत रखती है ना। तो ये सब विधि का विधान जो है उपवास के साथ चल रहा है। विधि का जो विधान है या हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो यही हम लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। और हम सब अपनी संस्कृति को पैरों तले उसको दबा रहे हैं। तो इसको उठाना बहुत जरूरी है। तो मानवीय मूल्यों का पुनरुत्थान, दिव्य समाज का नवनिर्माण, मानवीय मूल्यों में आता है कि हम लोगों को उपवास करना जरूरी है, या हम लोगों को फास्टिंग करना जरूरी है। 16 घंटे का फास्टिंग यदि हम लोग पर डे करेंगे तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा, ना कैंसर रहेगा ना खांसी रहेगी। और एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब हमारे पास ये सब लाइट का रिसर्च नहीं हुआ था, जब एडिसन नहीं थे, लाइट नहीं थी गांव गांव में, घर घर में, तब हमारे दादा दादी, परदादा परदादी जब सूरज था, सूरज की उपस्थिति में खाना खाते थे। जब सूरज खत्म होता था, खाना बंद, पानी बंद। जैसे कि आज की तारीख में पशु पक्षी, जितने भी पक्षी है, पंछी है, कौवा दिखेगा नहीं आपको अंधेरा सूरज ढलने के बाद, चिमनी छोटी सी नहीं दिखेगी, पैरेट नहीं दिखेगा कुछ खाना खाते हुए शाम के बाद। तो हमारे दादा दादी क्या करते थे कि सूरज की उपस्थिति में शाम का खाना खाते थे, और सुबह समझ लीजिए कि 6 बजे खाना खाते थे। दूसरे दिन सुबह थोड़ा बहुत खेत में काम करने के बाद 8:30-9 बजे फिर खाना खाते थे। 9, साढ़े 9, 10 बजता था खाना खाने के लिए उन लोगों को। समझ लीजिए कि शाम के 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 10 बजे तक ऑटो सिस्टम से, ऑटोफेगी, ऑटो सिस्टम से ऑटोमेटिकली अपने पूर्वजों का 16 घंटे का फास्टिंग होता था। 16 घंटे के फास्टिंग के कारण हमारे पूर्वज, उन लोगों को दवा या दारू की जरूरत नहीं पड़ती थी, दवा दारू खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट हम लोग 16 घंटा खा रहे, 16 घंटा हम लोग खा रहे, इसलिए हम लोगों को बीमारी आ रही है। और वो लोग 16 घंटे का फास्टिंग करते थे, इसलिए वो लोग निरोगी थी, उनके शरीर में कुछ गंदगी तैयारी नहीं होती थी। और 16 घंटे जब बंदा फास्टिंग करता है तो 2 समय उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, ऑटोमेटिक वो हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दादा दादी का जो जमाना था, 16 घंटे का फास्टिंग यदि हम सब इस समय करेंगे तो हमारी जो बीमारी है आज की तारीख में जो चल रही है, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो वजन बढ़ने वाली हो, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, या अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स हो, चर्बी की गांठें हो, गठिया हो, जो भी बीमारियां है आज की तारीख में, इंसुलिन का चलना शुरू है, जो भी बीमारियां है सब खत्म होने वाली है। इसलिए अगले 21 दिन हम सबको इस 16 घंटे का फास्टिंग करना है, और साथ में युक्ति लगाते हुए युक्तियुक्त उपवास करना है। युक्तियुक्त उपवास कैसे करेंगे, गौरी सर आप हम सबको समझाएंगे। गौरी सर के लिए जोर से ताली बजाने का कोशिश करें। आपकी ताली की आवाज आएगी नहीं, बट बजाने का कोशिश करें।
गौरी सर को आमंत्रित करूंगा कि आइए और हमें समझाइए लंघनम परम औषधि, लंघन करने से किस तरह से बीमारी ठीक होती, थोड़ा समझाने का प्रयास करें सम्माननीय गौड़ी सर। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया सोमनाथ आबा ने अपने को उपवास के बारे में या उपवास क्यों रखना उसके बारे में, बीमारी के बारे में, हाँ, हमारी दिनचर्या के बारे में बहुत सुंदर सा हमें ज्ञान प्राप्त किया। अभी हम देखेंगे कि जैसे सोमनाथ आबा ने कुछ दिखाया आपको, दो साइंटिस्ट जो है, दोनों साइंटिस्ट का भी वक्तव्य दिखा है कि एकादशी से हम व्रत करेंगे तो कभी कैंसर नहीं हो सकता। तो फिर ये जो लंघनम परम औषधि है, लंघनम मुझे कुछ नहीं खाना, तो ये हमारे लिए औषध हो सकता है, हमारे लिए मेडिसिन बन सकता है। तो ये हमारे आजकल की जो जो साइंटिस्ट है वो तो बोलते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये पहले से ही लिख के रखा है। हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है ये, लेकिन हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश था काफी हजारों साल पारतंत्र में रहा हो, परकीय आक्रमण हमारे देश पे होते थे, और उस परकीय आक्रमण से हमारे देश की जो सांस्कृतिक खाद्य संस्कृति है, हमारे सांस्कृतिक जो भी विषय होता है, जो भी ज्ञान है, हमारे हमारे से दूर गया है। इसलिए हमें अलग सा ज्ञान हमारे भीतर, हमारे संस्कृति में डाल के हमें उन्हें छोड़ा है। तो हमारी भ्रांति में हम रहते हैं कि ये भ्रांति है कि उपवास में हमें कुछ खाना है, तो खाने के लिए हमारे संस्कृति में साबूदाना दाल डाला है, अलग अलग मिठाई डाली है कि ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, है कि नहीं? जैसे खिचड़ी बोलते हैं, वो खिचड़ी खाना है। तो एक्चुअली हम ये उपवास में, हमारे इसमें पहले नहीं था ये खिचड़ी, साबूदाने की जो खिचड़ी बनती है ये नहीं थी, लेकिन ऐसा हमारे इसमें डाला है, हमारे ज्ञान में डाला है, हमारे मन में डाला है, हमारे संस्कृति में डाला है कि आपको उपवास के दिन खिचड़ी खाना है। पहले 200 साल पहले खिचड़ी नहीं था ये लाया है इंग्रज लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने लाया है कि ये अगर ये खाएंगे उपवास में तो उनकी शारीरिक दुर्बलता जल्दी आ सकती है, इसलिए डाला है। पचाने में बहुत हार्ड है वो, है कि नहीं? खाने में अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है, टेस्टी है, तो इसलिए हम खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, लेकिन खाने से उसे कुछ प्राप्त मिलता नहीं, उसमें कोई पोषक तत्व हमें मिलते नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की वाणी क्या करती है, क्या कहती है कि आपको उपवास में सिर्फ फलाहार करना है, फल का सेवन करना है, बाकी इसके बाद अलावा कुछ करना नहीं हमें। लेकिन हम फल आहार के जगह फराळ बोला है, थोड़ा सा ये संस्कृति में हमने बदल किया है। फराळ यानी बाकी हम जो खाते हैं, तला हुआ खाता है, भुना हुआ खाते हैं, वे अलग अलग रेसिपी बना के खाते हैं, ये हो गया फराळ। जिधर जहाँ पे फल खाने चाहिए वहां पे बहुत सारा खाना शुरू हो गया। और ये हमारे सामने कब आता है? जब हम एक साल में एक उपवास पकड़ते हैं, शिवरात्रि का। मेरे ख्याल से सभी पकड़ते होंगे शिवरात्रि। तभी हम इस शिवरात्रि में हमें उपवास रखना है, तो उसके लिए 2-3 दिन तैयारी होती है हमारी कि वाह अभी शिवरात्रि आने वाले हैं, तो हम थोड़ा मार्केट में जाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये फल चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो सारा हम घर में स्टॉक करके रखते हैं। हाँ कि नहीं? कितने लोगों का अनुभव है कि शिवरात्रि में पहले 2-3 दिन हम थोड़ा सा बहुत मार्केट में जाके खरीदी करके लेके आते हैं कि वो अभी एक दिन हमें उपवास रखना है। तो ये बच्चों से बूढ़े तक सबका उपवास रखता है, ऐसा हम ये शिवरात्रि में करते हैं।
और काफी लोग तो सिर्फ खाने के लिए उपवास करते हैं। कितने लोगों का अनुभव है कि कुछ हमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, बहुत बाकी को खाए, लेकिन उपवास के दिन अलग अलग रेसिपी मिलती है, वो खाने के लिए हम उपवास पकड़ते हैं। बचपन से हम वही करते आए। यस नो, हाथ वर्क कर सकते हैं। जो सही में हाथ वर्क करेंगे वो को थोड़ा पता चलेगा कि हम सिर्फ वो खिचड़ी के लिए उपवास पकड़ते हैं या अलग अलग रेसिपी हमको खाने को मिलती है। तो बचपन में हम यही करते थे, मैं भी करता था, मुझे पता है। मेरे अनुभव से, बाकी लोगों के अनुभव से हमें पता है कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, इसलिए भी हम उपवास रखते थे। लेकिन अनजाने में हमारे से वो उपवास नहीं होता था। उस उपवास में हम ज्यादा से ज्यादा खाना, यस नो, खाना ज्यादा खाना होता था हमारा, है कि नहीं? लेकिन ये सही मायने में उपवास नहीं। देखो, लंघनम परम औषधि। अगर उपवास करेंगे तो वो हमारे लिए औषधि कैसा बनेगा? क्योंकि हम कुछ नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर जो बैड बैक्टीरिया है वो हमारी सिस्टम निगल लेती है। मतलब जब एकादशी का उपवास आप रखते हैं, जैसे 15 दिन में हम उपवास रखते हैं, तो उस दिन एक दिन में हमारे शरीर में जो कैंसर तैयार करने के लिए कुछ होते हैं बैक्टीरिया, उसका 15 दिन में अगर हम उपवास रखते हैं, ठीक है, 10 घंटे का कम से कम उपवास रखते हैं, तो वो सब कुछ निकल जाता है, तो कोई कैंसर कभी नहीं होता। ऐसे शास्त्रों में बताया, शास्त्रज्ञ ने बताया, उन्हें अभ्यास किया है। लेकिन हमारे पूर्व ऋषि मुनि ने पहले से हमें बताया कि 15 दिन नहीं, 15 महीने, 15 दिन में एक दिन हमें उपवास रखना चाहिए। देखो, आज आज की परिस्थिति है, पुराने जब अभी देखो 2 साल पहले, 200 साल पहले आप देखेंगे तो हमारे वहां इतना हॉस्पिटल नहीं थे, इतने डॉक्टर नहीं थे, फिर भी हमारा आयुर्मान 100 के आसपास था। आज बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे डॉक्टर है कि नहीं? हमारे आसपास मल्टीपल मल्टीपल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। इतनी सारी सुविधा होते हुए भी हमें आरोग्य प्राप्त है क्या? हमारे आसपास देखिए, हमारे घर में देखिए, कुछ न कुछ चालू है बीमारी। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हमें स्वास्थ्य मिला क्या? हमारे आसपास स्वास्थ्य है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका कारण क्या है? हमारी आज की खान पान संस्कृति। जो हम होटल में खाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं। यह क्यों? क्योंकि हमें सहज उपलब्ध होता है, इजीली उपलब्ध है, हमारा फोन करने से हमारे घर में सब कुछ आता है। ये पूरा खाने से भी हमें बीमारी होती है। हमारे पास आज संपन्नता है, हमारे पास आज पैसा है, सब कुछ है, फिर हम ज्यादा खाना खाते हैं। अगर भूख नहीं है फिर भी ज्यादा खाना खाना हुआ है, फिर भी हमें आइसक्रीम चाहिए, कुछ ना कुछ स्वीट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। अगर हम टीवी के सामने हैं तो हमारा मुंह चालू रहता है। इस तरह से हमारी जो क्या खान पान संस्कृति हमने बना रखी है, उससे हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। यहाँ पे हमारा ध्यान नहीं है। तो फिर हम हमारे खाद्य संस्कृति में, हमारे खान पान में अगर बदल लाते हैं, तो हमारे शरीर में चमत्कारिक बदल आने वाले दिन में हम देख सकते हैं। वो प्रैक्टिकल सब कुछ होगा यहाँ पे, हम प्रैक्टिकल सब कुछ करेंगे। 5वें 6वें दिन आपको लगेगा कि शरीर हल्का हो रहा है, शरीर आपसे बात करेगा, शरीर एकदम मस्त लगेगा, हल्का लगना शुरू कर देगा, शरीर की बीमारियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। लेकिन ये कब संभव है? जब हम बदलने के लिए तैयार हो। तो हमारी सोच हमें बदलना है। हमारे आगे की जो भी खान पान की संस्कृति हमारी अभी जो हम कर रहे हैं, उसमें हमें बदल करना है। तो इसीलिए हमें उपवास क्या है वो बहुत जान उपवास कैसे करना वो मालूम होना चाहिए। उपवास कैसे करते हैं, कैसे करना है, उसकी सिस्टम आपको पता होगा, तो फिर हम अच्छे नॉलेज के साथ ये जो अगर करेंगे
तो हम अपने शरीर में बदल पा सकते हैं। हमारा मोटापन कम हो सकता है, हमारे शरीर की व्याधि कम हो सकती है, हमारे शरीर शुद्ध होगा। तो ये उपवास रखने के लिए हमें क्या करना है, हमारी दिनचर्या कैसी बनानी है, ये देखेंगे। और हमारा मानना है कि भोजन से शक्ति मिलती है, ये भी भ्रांति है हमारी, कि बहुत सारा भोजन खाएंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भोजन नहीं करेंगे तो चक्कर आएगा, ये हमारे मन में भ्रम है। अगर बहुत सारा भोजन खाने से शक्ति मिलती है, तो एक पहलवान है, अगर उसको कुश्ती लड़ना है और उसको शक्ति की जरूरत है, तो उसने बहुत सारा खाना खाना चाहिए पहले से। बहुत सारा खाना खा के कुश्ती लड़ सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। खाने की कब जरूरत पड़ेगी? जब हमारे शरीर में हम कुछ मेहनत करेंगे, कुछ कष्ट करेंगे, हमारे शरीर की झीज होती है, हमारे शरीर में कुछ तभी कुछ आवश्यकता प्राप्त होती है। शरीर का हम काम करेंगे, पूरा शक्ति हमारे खर्च होती है, उसको अगर वापस लाना है तो उसमें भोजन की जरूरत है। भोजन हमें कब जरूरी है, किस आयुर्मानिक आपको आवश्यकता है, वो भी बहुत जानना जरूरी है। देखो, बचपन से हमारा शरीर निर्माण होता है। जब शरीर निर्माण होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कब तक? जब तक अपना शरीर पूरा होता नहीं, तब तक हमें भोजन की आवश्यकता है। अभी मानो जैसे पुरुष है, उनको 21 साल तक उनका शरीर निर्माण होता रहता है, तब तक उनको भोजन को बहुत जरूरी है। महिलाओं को 18 साल तक हमें भोजन की बहुत जरूरी है। 18 साल तक हम जो भी भोजन खा सकते हैं वो पचा सकते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है। एक बार पूरा शरीर बन गया है, तो पहले जितने हम भोजन करते थे उतनी भोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। पुरुषों में 21 साल तक, महिलाओं में 18 साल तक हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उससे हमारा शरीर बनता है। एक बार शरीर बनने के बाद हम पहले जितना खाते थे उतनी खाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अगर शरीर एक इमारत, एक बिल्डिंग अगर बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के बहुत सारा मटेरियल लगेगा। सीमेंट लगेगा, बालू लगेंगे, रेती लगेंगे, ईटा लगेगा, जो भी है, जो भी बहुत सारा सामग्री लगेगी। एक बार वो बिल्डिंग बन गई, उतनी मात्रा में पहले जितना उसको लगती थी, जो भी चीजें लगती थी उतना लगेगी क्या? एक बार ये बिल्डिंग तैयार हो गया, कभी उसको बालू की जरूरत है क्या, ईटा की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है क्या, लोखंड की जरूरत है क्या, तो वापस कलर की जरूरत है क्या? नहीं है। एक बार बिल्डिंग खड़ी हो गई, तैयार हो गई, तो फिर उसको कब जरूरत पड़ेगी? जब उसमें कभी टूट फूट होगी, तभी जरूरत पड़ेगी। वैसा अपना शरीर है। शरीर अगर एक बार तैयार हो गया 18-21 साल तक, अगर शरीर में कुछ खर्च होता है, कुछ चीज होती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको मेंटेनेंस रखने के लिए उतना ही भोजन की जरूरत नहीं जितना अपना खर्च होता है उतना। बिल्डिंग अगर टूट फूट होती है तो उतना ही सीमेंट लगेगा, उतना ही वालू लगेगा, उतना ही जो भी साहित्य लगेगा उतना ही लगेगा, पहले जितना नहीं लगेगा। वैसे शरीर का है। शरीर में हम अगर अपनी खर्च एनर्जी खर्च होती है, कुछ टूट फूट होती है शरीर में, तो फिर उतना ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ये बहुत जानना जरूरी है। 21 साल के बाद जब शरीर निर्माण होता है, तो शरीर में जितना खर्च होता है उतना ही जरूरी है। हम बहुत सारा खा लेते हैं। क्यों? कि आदत बन गई। हमें लग रहा है कि हमें बहुत जरूरी है, हमारा हम बहुत काम करना है, मुझे बहुत नहीं, बहुत छोटा लगता है, बहुत कम लगेगा। 21 साल के बाद, 18 साल के बाद भोजन की मात्रा हमें, जितना हमारा शरीर में टूट फूट होती है उतनी आवश्यकता हमें होती है। इतना याद रखो। भोजन से शक्ति नहीं मिलती है, भोजन में सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस का काम बनता है, इतना याद रखो। जितना हम खर्च करेंगे उतना ही हम खाएंगे।
अगर जरूरत से ज्यादा खाओगे तो आज हमारे शरीर की जो हालत हो गई है ना, वजन बढ़ना है, शरीर का व्याधि है, कुछ आजार बीमारी दवाई हम शुरू कर की है ना, उसका परिणाम है कि हम परिणाम से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपने आपने खाना खाया, बहुत सारा खाया, जो खाना नहीं चाहिए वो भी खाया है। जहाँ पे आपने को मिनरल्स विटामिन नहीं मिल रही, वो भी चीजें हमने बहुत सारी खाई है, बहुत सारा तला हुआ खाया है, बहुत सड़ा हुआ खाया है, कोल्ड ड्रिंक्स पिए है। ये सब हमने टीवी पे देख देख के मैगी वो बहुत सारा हमने खाया है, और उसका परिणाम हमारे शरीर पे अभी दिख रहा है। तुरंत नहीं दिखता, बड़ा साल जाने के बाद दिखना शुरू हो जाता है। देखो, 40 साल तक हम बहुत दौड़ते दौड़ते, लेकिन 40 साल के बाद घुटनों का दर्द, कमर का दर्द शुरू होता है, तब तक कुछ नहीं होता है। 40 साल के बाद ये धीरे धीरे शरीर का अंग एक एक दुखने लगता है, एक एक बीमारी आने लगती है। इस तरह से ये सब कुछ अभी तक होता है। अगर इस परिस्थिति को बदलना है तो हमें कुछ अपने शरीर, अपने दिनचर्या में बदल करना बहुत जरूरी है। वो बदल क्या कर सकते हैं, और बहुत सिंपल और साधारण है, बहुत कुछ उसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। तो पहला हम बदल करेंगे उपवास। ये उपवास कैसे करेंगे, जो हमारे ऋषि मुनि ने बोला है कि लंघनम परम औषधि, अगर उन्होंने बोला है तो कुछ बात होगी। और 21 दिन में हम वो परिवर्तन भी देखेंगे कि उपवास रखना है हमारे लिए, आहार ही हमारा वो औषधि होगी। तो आहार को हम औषधि कैसे बनाएंगे, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहली बात, मतलब उपवास, मतलब हम अभी सुबह से उठेंगे तो 12 बजे तक, कम से कम उठने के बाद 6 से 8 घंटा हमारा उपवास होना बहुत जरूरी है। तो उसे हम बोलते हैं निर्जल उपवास। ये निर्जल उपवास हमें रखना है। तो कैसे रखेंगे कि सुबह से अगर 12 बजे तक, सुबह उठने के बाद 12 बजे तक हमें पानी भी नहीं पीना, जिसे निर्जल उपवास बोलते हैं। ठीक है, तो ये करके देखेंगे हम कुछ दिन, 15 दिन करके देखेंगे। अगर शरीर में आपको परिवर्तन लगता है तो फिर आगे भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर सीखना है तो प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। तो सुबह से 12 बजे तक हमें अभी अभी इम्पोर्टेंट है, ये हमें दिन भर में क्या करना है। हमें तो अब बातें बहुत आपने सुनाई है, हम आपका पूरा जो भी थॉट है, जो विचार है, वो बदलने का हम आपको प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ समझ के करना है कि ये उपवास कैसे करना है। तो उपवास यानी सुबह उठने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटा निर्जल उपवास। ये निर्जल उपवास में हमें पानी तक नहीं लेना है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारा खाया है। जो खाया है हमारे शरीर में अगर डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट को कैसे बाहर निकलना है, तो उसके लिए शरीर शुद्धि होनी जरूरी है। शरीर में जितना भी कचरा है वो कैसे बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा शरीर में कुछ घंटों का रोज खाने के लिए विश्राम देना है, मतलब उपवास रखना है। ये निर्जल उपवास। अगर ये निर्जल उपवास में हम पानी भी लेते हैं ना, तो हमारा शरीर में क्या करते हैं, पानी पचाने के लिए बहुत समय लगता है। हमें क्या करना है, एक समय, पूरा समय 15 दिन हमें शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स, ज्यादा से ज्यादा कचरा बाहर निकलने के लिए समय देना है। यह शरीर शुद्धि करना है। इसीलिए सुबह उठने से पहले, वो उठने के बाद 12 बजे तक हम ये निर्जल उपवास रखेंगे, ताकि शरीर में जितना जमा हुआ है सब कुछ बाहर निकलने के लिए समय चाहिए, तो उसको समय देना है। तो 12 बजे तक हम ये निर्जल उपवास करेंगे। फिर 12 बजे के बाद हमें क्या करना है, एक लिक्विड जूस शुरू करना है। पूरे दिन भर में हम जूस ही लेंगे, लिक्विड। अगर इसमें कैसा है, अगर कुछ खाएंगे, खाने में पचाने के लिए बहुत समय लगता है, और हमारा 15 दिन का काम क्या है, शरीर में जितना है डिपॉजिट हुआ है उसको बाहर निकलना है।
तो अगर खाना का कुछ खाएंगे, फल भी खाएंगे या कुछ खाएंगे, तो उसको पचाने के लिए बहुत समय लगता है, और वो समय हमें बचाना है। कैसे बचाएंगे हम? तो हमें तो थोड़ा पोषक तत्व तो चाहिए, शरीर में ऊर्जा के लिए कुछ तो शरीर में चाहिए, वो लेंगे, पर उसको हम लिक्विड स्वरूप से लेंगे, जूस के स्वरूप से लेंगे। तो पहला लिक्विड जूस आता है हरे पत्ते का जूस, ग्रीन जूस बोलते हैं उसको, या राम रस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन जूस क्या होगा, हरे पत्ते का जूस कैसा है वो लेंगे। उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन है बाहर निकलने की बहुत सारी क्षमता होती है। तो ये शरीर में अशुद्ध तत्व निकालने के लिए ग्रीन जूस चाहिए, हरे पत्ते का जूस चाहिए। जैसे बोलते हैं कि हम पंचो तत्व से बने हैं, तो पंचो तत्व से पहला पहला आता है आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व तो हम 12 मतलब सुबह 6 से 8 घंटा उपवास रखते हैं। मतलब क्या होता है, ये आकाश तत्व कुछ नहीं खाना, मतलब ये आकाश तत्व हम इससे लेंगे। फिर उसमें आता है वायु तत्व। वायु तत्व किस में आता है, हरे पत्ते में आता है। आपको तो सबको पता है कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वायु मिलता है। बोलिए वायु तत्व हमें कहां से प्राप्त होगा, ये ग्रीन पत्तों से। तो ये ग्रीन पत्ते का जूस लेना है। तो ग्रीन पत्ते में आप कौन से लेंगे, इजिली मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो आपको इजिली क्या मिलेगा, पालक मिलेगा, है कि नहीं। पालक, पुदीना, कोथिंबीर, कड़ी पत्ता, इस तरह से हमें ये जो हरे पत्ते सब मार्केट से मिलेंगे। तो ये आपको लेना है, सिर्फ मिक्सर में डालना है और थोड़ा पानी डाल के उसको ग्राइंड करके उसका जूस बनाना है। टेस्ट के लिए उसको आप नींबू का रस, लाइम जूस जो है वो डाल सकते हैं। फिर उसको थोड़ा टेस्ट के लिए आप सेंधो में डाल सकते हैं, या उसमें आप ये चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर किसी को स्वीट चाहिए तो गुड़ का आप यूज कर सकते हैं, मध का यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक स्वादिष्ट ग्रीन जूस हम बना सकते हैं। वो बना को सेवन कर लें। तो छान के लिए, छान के लिए आपको आपके किट में हमने पूरा एक नेट भेजा होगा व्हाइट कलर का, उसे छान कर आपको ये सब कुछ जूस पीना है। इसको ग्रीन जूस बोलते हैं, हरे पत्ते का जूस लेना। क्या क्या पत्ते लगाएंगे, क्या क्या लगता है, आपको व्हाट्सएप पे सब ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ऐसा बनाना है, ये तो वो भी अभी बताया, वो भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो हरे पत्ते का जूस हमें लेना है दोपहर को 12 बजे। कितना लेना है, वो आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जितनी क्षमता है, उतना आपको लेना है। 1 गिलास हो, 2 गिलास हो, 3 गिलास हो, जितना आप पी सकते हैं, जितने आपकी कैपेसिटी है, तो उतना आपको वो लेना है हरे पत्ते का जूस। क्वालिटी और क्वांटिटी आप तय करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कब लेना है, 12 बजे। ये टाइम हम डिसाइड करेंगे, या हम एक नियम बनाएंगे कि 12 बजे हमें लेना है। ये 12 बजे तक निर्जल उपवास है, 12 बजे हमें हरे पत्तियों का जूस लेना है। टाइम होगा अखंड स्वास्थ्य जो आपको जीवन शैली बताएंगे, उस हिसाब से हमें 12 बजे ये निर्जल उपवास रखना है, 12 बजे हरे पत्ते का जूस लेना है। ये हो गया हरे पत्ते। फिर 2 घंटे के बाद हमें लेना है फलों का जूस। फल कहाँ से तैयार होते हैं, सूर्य प्रकाश से। सूर्य प्रकाश उसमें जाता है तो ये फल तैयार होते हैं। तो ये फलों का जूस लेना है, वो भी हमें जो सीजनल होंगे, जो ओरिजिनल होगा, वही फलों का जूस हमें लेंगे। अभी देखो मार्केट में आप इजीली जाएंगे तो आपको पास सीताफल अच्छे मिलेंगे, अनार अच्छे मिलेंगे, वो उसका बाजार है। वो सर मार्केट में जो सस्ते फल है उसका सीजन चालू है। नाही कुठं नाही नाही दुकान नाही हे पूर्वी होतं दुकान हे तो ये फलों का जूस लेना है। फल का जूस लेते हुए सब अनार लेते हैं तो अनार का दानिया उसको छान लो, उसको उसके जो भी है फल
वो मिक्सर में डाल दो, थोड़ा पानी डाल दो और उसको ग्राइंड करके छान दो। जितने भी फल है फलों का जूस छान के लेना। अभी फलों में कौन से फल नहीं लेना है, एक तो बनाना और एप्पल, ठीक है, केड़ी और सफरचंद, ये दो छोड़ के आपको सीजन में आपके आसपास जो भी अवेलेबल फल है उसका लेना है। जैसे आप चीकू का ले सकते हैं, पपई का ले सकते हैं, पेरू का ले सकते हैं, ठीक है नहीं, आप अनार का ले सकते हैं, ठीक है नहीं। इस तरह से जो भी फल आपके पास अवेलेबल है, बाजार में अवेलेबल है, आपके घर में अवेलेबल है, उस फलों का जूस लेना। अभी जूस के लिए आपको थोड़ा भर पानी डालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसको छान के लेना, वो भी जरूरी है। तो ये हो गया फलों का जूस 2 घंटे के बाद। मतलब आप 12 बजे अगर ग्रीन जूस लेते हैं तो 1 और 2 बजे आपको फलों का जूस लेना। फिर 4 से 5 बजे फिर अभी थोड़ा सा 4 के बाद भूख लगेगी, 4 या 5 के बीच में आपको बीट रूट जूस लेना है। रूट मतलब जो जमीन के नीचे होंगे उनका जूस लेना है। जमीन के नीचे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, गाजर मिलेगा, बीट मिलेगा। इजीली मार्केट में अगर जाओगे बीट और गाजर का जूस आप ले सकते हैं, ठीक है नहीं, या गाजर का भी ले सकते हैं, अकेले बीट का भी जूस ले सकते हैं। कितना लेना है, 1 ग्लास 2 ग्लास, आपको जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से ये रूट जूस ले सकते हैं जमीन के नीचे। इसमें आपको बटाटा भी आएगा, लेकिन वो भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, और जिसमें ज्यादा जल तत्व है, जमीन के नीचे क्या है, पानी है, वो जल तत्व है, तो ये जल तत्व उसमें से आप उसको काकड़ी और टमाटर का यूज कर सकते हैं। काकड़ी, टमाटर, बीट, गाजर और बटाटा, पोटैटो, उसका इस्तेमाल आप इस जूस में कर सकते हैं, पूरा मिक्स करके, ठीक है। आपको चाहिए जैसा टेस्ट है आपका हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर बटाटा आपको पसंद नहीं है तो बटाटा उसको माइनस कर दो, या खाली बीट का जूस लेना है बीट का ले लो, गाजर का लेना गाजर का ले लो। अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ाना है, टमाटर और काकड़ी का इस्तेमाल उसमें आप कर सकते हैं। इसमें ज्यादा जल तत्व है, इसलिए उसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा, टेस्ट भी अलग लगेगा, तो इसको आप कर सकते हैं। ये 4 से 5 बजे तक आप ले सकते हैं। हाँ, मैं डिटेल डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, कौन सा क्या टाइम में क्या क्या डाल करना है डाल दूंगा। अगर आपको लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं। ये जो रूट जूस होगा वो 4 से 5 बजे तक आप लेना है। फिर उसके बाद शाम को 8 बजे से पहले आपको वापस जो हमने 12 बजे ग्रीन जूस लिया है उस तरह से ग्रीन जूस ले सकते हैं। इस ग्रीन जूस में थोड़ा सा पत्तियों का बदल कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें पेरू जो है, पेरू का पत्ते का पानी उनके उसका पत्ते का उसका भी जूस डाल सकते हैं उसमें। जामुन है, जामुन का भी कर सकते हैं, आम का भी, पत्ते का भी, जो हमारे आसपास घर के आसपास जो है, जो फलों का फल रहे उसके पत्तों का हम जूस ले सकते हैं। 12 बजे मतलब 8 शाम के टाइम में 8 बजे से पहले वापस ग्रीन जूस लेना, ठीक है। वो मैंने बोल दिया कि ग्रीन जूस के लिए आपको टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट के लिए गुड़ यूज करते हैं, मध यूज कर सकते हैं, सेंधो मीट नमक इसमें यूज करना है। और दूसरे आपको अगर उसमें कुछ चाट मसाला डालना है वो डाल सकते हैं। ग्रीन जूस में चाट मसाला डालेंगे, टेस्ट आएगा तो पीने का भी मजा आएगा। तो इस तरह से हमें हरे पत्ते का जूस रात को 8 बजे से पहले लेना है। अगर 7 बजे लेते हैं, जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो भी मिनरल्स मिलना चाहिए, जो भी आपको शरीर में ऊर्जा के लिए सब कुछ यहाँ पे उसका व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना है। सिर्फ 12 बजे तक हमें निर्जल उपवास रखना है। 12 बजे के बाद हमें पेट भर जो भी जूस लेना है उसमें, जूस के साथ 12 बजे के बाद दिन भर में पानी बहुत सारा पीना है, पानी भी पीना है। ये बीच में जो टाइम मिलता है उसमें आप पानी पी सकते हैं। जब 12 बजे हम जो ग्रीन जूस लेंगे और 2 बजे तक हमें तो फ्रूट का जूस, इससे बीच में पानी आपको पीना है। क्यों, बीच में जो गैप है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है।
क्योंकि हम अभी शरीर शुद्धि कर रहे हैं, और शरीर शुद्धि में हमारा पानी का उतना ही रोल होगा जितना हमें ये फलों का जूस लेंगे, ग्रीन जूस रहेगा, तो पानी भी हमें पीना है। तो इस तरह से हमारी पूरी दिनचर्या हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, यस सोमनाथ जी। तो सबके समझ में आया होगा करना क्या है करना। यहाँ पे तो 1 2 3 4 ही लोग स्क्रीन पे है, बाकी सब लोग तो ऑफ स्क्रीन है। तो 4 लोगों को तो समझ में आया इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी ग्रीन जूस जो है, इस ग्रीन जूस में कुछ टेस्टी बनाना जरूरी है। तो टेस्टी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उंगली इधर देखिए, इतना जो उंगली है, उंगली इतना ही अदरक लेने का है, पीसने का है उसको। 5 ml अदरक का रस ग्रीन जूस में होना जरूरी है। एक नींबू आधा या पूरा। नींबू के बारे में हमारे मन में एक डाउट ऐसा है कि वही नींबू, डॉक्टर ने तो बोला है नींबू नहीं खाने का है, नींबू से एसिडिटी बढ़ेगी, नींबू से वो होगा, नींबू से ये होगा। नींबू जब बाहर है तब वो एसिडिक है। नींबू जब पेट के अंदर चला जाता है तो अल्कलाइन रोल करता है, शरीर में छिपे कचरे को बाहर निकालने का बहुत ताकत से प्रयास करता है। तो नींबू लेना ही है। साथ में गुड़, गुड़ का पानी बना लीजिए। गुड़ का पानी बनाना है और जैसे हमको टेस्ट के हिसाब से उसको मिलाने का कोशिश करिए। सेंधा नमक या काला नमक, जिनको वजन कम करना है वो लोग सेंधा नमक मत यूज कीजिए या कोई भी नमक मत यूज कीजिए। गुड़ और नींबू को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए। पुदीना का रस, धनिया का रस, कोथंबीर किंवा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, ये जो 6 चीजें हैं इसको हर ग्रीन जूस में मिलाने का प्रयास करिए। ग्रीन जूस अपना टेस्टी बनेगा। ग्रीन जूस अपना टेस्टी बनेगा। जो ग्रीन जूस में जो ग्रीनरी जो है ना, पत्तों के अंदर जो कंटेंट है, साइंटिफिकली उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। विज्ञान के नजर से देखेंगे उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? तो क्लोरोफिल का काम है कि अपने ब्लड या अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। दूसरे नजर से क्लोरोफिल को हम लोग देखेंगे तो क्लोरोफिल को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। तो हम लोग एक तरह से ब्लड ही अंदर ले रहे हैं ग्रीन जूस के माध्यम से। तो ये अपने आप को समझाने का प्रयास करें, अपने आप को समझाने का प्रयास करें और कल से ही ये शुरू करें ग्रीन जूस लेना। तो जो क्लोरोफिल इज इक्वल टू ग्रीन ब्लड, तो ब्लड ये है, तो तुरंत ब्लड में कन्वर्ट होने का काम ये क्लोरोफिल करता है। और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक हो, पैरालिसिस हो, माइग्रेन हो, डायबिटिक हो, पूरे खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो इस जूस को टेस्टी बनाने का प्रयास करिए। तो ये ग्रीन ब्लड का काम करता है। कैंसर फर्स्ट स्टेज, कैंसर सेकंड स्टेज, कैंसर फर्स्ट स्टेज, थायराइड, एनी डिसीज, हर एक डिसीज को खत्म करने का पूरा प्रयास करने की क्षमता इस ग्रीन जूस के अंदर है। बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ले रहे फ्रूट जूस, उसमें थोड़ा सा सी विटामिन की मात्रा ज्यादा है, सिट्रस फूड है ज्यादा से ज्यादा, 90% तो सी विटामिन है उसके अंदर। बाद में हम लोग ले रहे फ्रूट जूस, B6, B12, इसकी मात्रा जितने भी रूट्स है उसमें ज्यादा है। तो मेरी बॉडी के अंदर B12 की डिफिशियंसी है, मेरी बॉडी के अंदर B6 की डिफिशियंसी है, सब डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा नींबू, ये क्लोरोफिल, सी विटामिन, क्लोरोफिल, जब इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तब दूसरा एक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर ऐसी घटना घटती है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ खड़ा करें।
बाकी लोग तो बहुत वीआईपी है, वो लोग स्क्रीन पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो थ्योरी है, उस नाइट्रोजन ऑक्साइड की थ्योरी को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बॉडी खुद अपने आप तैयार करती है। ऐसा हाथ रख में एक्शन कर रहा हूँ, हाथ नीचे रख दीजिए। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एनी वायरस को किल करता है, एनी वायरस। ना बचेगी बीमारी, बॉडी के अंदर एक भी बीमारी बचेगी नहीं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बार बार क्रिएट होने से जो बॉडी अपनी एसिडिटी की ओर जा रही है, जो बॉडी अपनी एसिडिक बन रही है, वो बॉडी अल्कलाइन बनेगी। 3 दिन के बाद ये पता चलेगा कि हमको मच्छर भी नहीं काट रहे। क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि बॉडी अल्कलाइन बन रही है। एसिडिक बॉडी को मच्छर भी ज्यादा काटते हैं। जब बॉडी अल्कलाइन बनती है तो कैंसर पूरी तरह से बॉडी के अंदर का खत्म हो जाता है। कीमो की जरूरत ही नहीं पड़ती। कीमो इज इक्वल टू फास्टिंग। फास्टिंग के जितने भी रिजल्ट है वो कीमो से मिल जाते हैं, और कीमो के जितने भी रिजल्ट है वो फास्टिंग से मिल जाते हैं, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिल जाते हैं। तो हम बहुत लकी है, हम बहुत भाग्यवान है कि कल से हमारे बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड धीरे 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 शुरू होगा, तैयार होना शुरू होगा। जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे बॉडी में तैयार होना शुरू होगा तो बॉडी का वजन रिड्यूस होना शुरू होगा। बॉडी के अंदर जो अतिरिक्त चर्बी है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। जितना डायबिटीज है वो भी धीरे 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 मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक भी बीमारी नहीं रहेगी। तो ये इसका महत्व है। जो भी 4 जूस है, एक 12 बजे लीजिए, एक 2 बजे लीजिए, एक 4 बजे लीजिए, एक 6 बजे लीजिए, या ऊपर नीचे कर सकते हैं। और 3 लीटर पानी पीना एक प्रोटोकॉल है। 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, या ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक 3 लीटर पानी कम से कम बॉडी के अंदर इंटेक करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर पानी पीना जरूरी। इसलिए एक हम लोग नियम बनाएंगे, हर 40 मिनट में कुछ ना कुछ अंदर लेना है। हर 40 मिनट। कितने दिन? 21 दिन कर लेंगे। तो मैं आपको कहूंगा, मेरे पास बहुत सारे आज तक डायलिसिस के पेशेंट बहुत सारे आए हैं, तुरंत दुरुस्त हो रहे हैं, तुरंत दुरुस्त हो रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि जो ग्रीन जूस, फ्रूट जूस, रूट जूस हम लोग कल से जो इंटेक करने वाले हैं, कल से जो लेने वाले हैं, वो सिर्फ जूस नहीं है। उसमें मिनरल्स है, विटामिन है, ये सब चीजें इसके अंदर, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स सब कुछ है इसके अंदर। जो चपाती खा रहे हैं, जो चावल खा रहे हैं, जो दाल खा रहे हैं, कल से हम लोगों को ये दाल, चावल, चपाती, सब्जी, रोटी सब बंद करना है। तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाने से जो भी हमारे बॉडी को जो कंटेंट मिल रहे, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल जो भी मिल रहे हैं दाल चावल खाने से, वो सब कंटेंट जूस में हमें मिलेंगे। और दाल चावल के 2 गुना, 4 गुना ज्यादा मिलने वाले हैं। जब हम लोग दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, तो सेकंड स्टेज बॉडी के अंदर क्या बनता है? तो उसका जूस ही तैयार होता है। कितने लोगों को एग्री है? जब दाल चावल चपाती रोटी हम लोग खाएंगे तो अगला स्टेज बॉडी के अंदर जूस का ही है। जूस ही बनता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जूस ले रहे हैं, और जो भी जूस ले रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो हम लोग जो फास्टिंग कर रहे हैं, 4 गुना विटामिन, मिनरल ज्यादा ले रहे हैं, क्या अच्छा है या बुरा है? अंगूठा ऊपर करके बोल सकते हैं। अच्छा है तो अंगूठा ऊपर, बुरा है तो अंगूठा नीचे, है ना? तो ये अच्छा ही है। आज तक इतना जूस हम लोगों ने कभी लिया नहीं, आज तक इतने सारे फ्रूट्स हम लोगों ने कभी खाए नहीं, आज तक इतने सारे रूट्स भी हम लोगों ने कभी इंटेक किए नहीं। तो ये मौका है, प्रकृति ने हमारे लिए जो बनाया है, सबका रिस्पेक्ट करने का ये मौका है। प्रकृति ने हम सबको जो गिफ्ट किया है, गाजर है, मूली है, बहुत सारे कंद है, तो उनका रिस्पेक्ट करने का ये अभी एक समय है। तो मैं आपको कहूंगा कि जितने भी पंच महाभूतों से हमारी जो बॉडी बनी है, ये पंच महाभूत हमारी बॉडी के अंदर अभी फलक पत्रम पुष्पम तोयम इसके माध्यम से जाने वाले हैं, और हर एक महाभूत को ये सब अपने अपने प्रतिनिधि उसको क्लीन करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। तो बात अच्छी है या बुरी है? बात अच्छी है या बुरी है? तो चलो इस अच्छाई के साथ हम लोग अगले 15 दिन हम सबको चलना है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी बीमारी ना बचे। तो जो भी जिस संकल्प से यहाँ पे हम लोग आए हैं, वो संकल्प पूरा हो। चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे
डायबिटिक हो चाहे सर दर्द हो, एनी जो भी मन में क्वेश्चन चल रहा है आज की तारीख में, सब खत्म हो जाएगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं एक दो चार बातें करना चाहें, जैसे कि देखिए पालक ले लिया, पालक के साथ पुदीना लिया, पुदीना के साथ कड़ी पत्ता लिया, उसके साथ गुड़ का पानी लिया, नींबू लिया, अदरक लिया, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सेंधा नमक लिया, बात खत्म। ये पालक का जूस तैयार हो गया। ठीक है, पालक किसी को नहीं अच्छी लगती, डॉक्टर ने बोला है कि पथरी हो जाएगी, ये कहता है दिमाग से निकाल दो, पथरी हो जाएगी, करके देखिए पथरी निकल जाएगी। ठीक है, पालक की जगह पे आप दूधी ले सकते हैं, बट दूधी को थोड़ा सा टेस्ट करिए, तो दूधी कड़वा नहीं होना चाहिए। यदि दूधी कड़वा है उसको फेंक दीजिए, क्योंकि वो पॉइजन का काम करता है। ठीक है, दूधी नहीं है तो आंवला लीजिए, 3 आंवला एक बंदे को चाहिए, 3 आंवले। ठीक है, आंवला भी नहीं है तो ये जो सीजन चल रहा है आज के तारीख में, कोहड़ा, पेठा, हिंदी में उसको पेठा बोलते हैं, तो अंदर के बीज निकाल दीजिए, ऊपर का थोड़ा सा छिलका निकाल दीजिए, और कोहड़ा के साथ जो काली मिरी जो है, काली मिर्च, काली मिरी 2 ले लीजिए, क्योंकि कफ नहीं होगा इसके कारण। तो इसके साथ धनिया जोड़ दीजिए, धनिया पत्ता जोड़ दीजिए, मतलब कड़ी पत्ता जोड़ दीजिए, मीठा नीम जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो मीठा नीम जोड़ दीजिए, सेंधा नमक, काला नमक, गुड़, अदरक, नींबू, ये सब जोड़ दीजिए इसके साथ, बहुत बढ़िया टेस्टी जूस बनेगा, आपके बच्चे भी पियेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा थंब रूल को फॉलो करने का कोशिश करिए, कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही है, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर पानी पी लीजिए, बात बन जाएगी, आपको पता चला। हाँ, दूसरा एक मीटर ले लीजिए कपड़े कपड़े का, ऐसा गाल का इंचेस नोटिंग करिए, इधर का खास करके इंचेस नोटिंग कर दीजिए, इधर का भी इंचेस नोटिंग करिए। हाँ, ये दंड इधर का भी इंचेस नोटिंग करिए। हाँ, सामने वाला चेस्ट का भी नोटिंग करिए, चेस्ट के नीचे वाला पेट का भी इंचेस को नोटिंग करिए, जो हिप है हिप का भी इंचेस नोटिंग करिए, और पर डे उसको लिखने का प्रयास करिए, आपको पता चलेगा इंचेस में बॉडी कम हो रही है, जहां पे ज्यादा फैट्स जमा हुआ है कम हो रहा है पूरा की पूरा, आपको पता चलेगा 21 दिन में तीन 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 उंगली जितना कम होता है, पूरा चेहरा सीधा हो जाएगा, इधर का पूरा कम हो जाएगा, इधर का पूरा कम हो जाएगा, 6.5 किलो वजन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो वजन कम हो सकता है। तो आइए चले खुद का रिस्पेक्ट करें, आओ चले खुद को प्यार करें, आओ चले खुद की बीमारी खुद ही अपने ही घर में रिपेयर करें। करना चाहिए, यस नो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आओ चले खुद के डॉक्टर बने, है ना। इस इस जगत इस जगत में सबको सबको लगता है कि मैं आई लव यू बोलूं, आई लव यू बोलूं, तो ये सच में समय ऐसा है कि खुद को आई लव यू बोलो। इस सृष्टि में आप जैसा सुंदर कोई है नहीं, इस सृष्टि में आप जैसे कोई है नहीं जिसको रिस्पेक्ट किया जाए, जिसको सम्मान दिया जाए, जिसको बहुत प्यार किया जाए, जिसको बहुत संभाला जाए अच्छी तरह से। तो खुद का रिस्पेक्ट करें और खुद से शुरुआत करें। यस करेंगे, यस करेंगे, तो आज से खुद को प्यार करें, खुद को आई लव यू बोलो। और एक ग्रीन जूस, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस, इस बॉडी को गंदा नहीं बनाने का है। पर डे जैसे घर में झाड़ू मारते उसी तरह से पर डे झाड़ू मारने का कोशिश कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, मारेंगे झाड़ू, यस नो। तो आज के सिलेबस के बारे में किसी के मन में जो भी क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स का उपयोग करिए, या हाथ खड़ा करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन, हमारे आंसर। हमारी हिंदी ठीक लगी नहीं ठीक लगी पता नहीं, बट आप अंगूठा खड़ा करके बोल सकते हैं कि भाई ठीक है नहीं ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर अगले 5-7 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे, 10 मिनट तक, और खत्म करेंगे इस सेशन को। क्वेश्चन आंसर, और चैट बॉक्स का यूज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, या हाथ खड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। आज का जो सिलेबस है उसके बारे में बोलना है। क्वेश्चन, एक प्रश्न आहे मला, हाँ ते जमिनीचं जर घ्यायचं असेल आपल्याला तर कांदा वगैरे घेता येतो का? नाही, काय गरज नाही ना, काही गरज नाही, कांद्याचा ज्यूस? काय गरज नाही। ओके, ठीक आहे। हॅलो, हा यस बोला। पूर्वीची काही औषधं चालू असली आयुर्वेदिक तर ती चालू ठेवायची का होमिओपॅथिक? होमिओपॅथीची औषधं, ॲलोपॅथीची औषधं, आयुर्वेदाची औषधं, ही सर्व प्रकारची औषधं, सर्व प्रकारचे इंजेक्शन, किंवा ज्यांचा शुगर जास्त असेल त्यांचं
इन्सुलिनचं चालू असतील 54 युनिट 50 युनिट 20 युनिट सगळं चालू ठेवायचं, त्यातलं एकही बंद करायचं नाही. तुमच्या शेड्यूल नुसार हे चालू ठेवायचं आहे. मात्र ज्यांना सकाळच्या गोळ्या खायला सांगितलेल्या आहेत त्यांनी थोडस गोळीचं टायमिंग 11 पर्यंत शिफ्ट करायचं. 11 वाजता ज्यूसच्या सोबत ती टॅबलेट घ्या, काही अडचणीचं नाही. बाकी ऍज इट इज सुरू करा. आता मला युरिक ऍसिड वाढतंय. मग 7 ते दिवसात तुमचं युरिक ऍसिड बॅलन्स होईल, नवे ओके होईल. फार 10 दिवसात कंटिन्यू करा. पुढचा प्रश्न. पालकनी काही अडचण नाही येणार ना? काय नाही अडचण, हा भ्रम आहे, भ्रांती आहे. काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. सकाळी थायरॉइडच्या गोळ्या घ्यायच्या असतात, त्या घ्यायच्या का मग? 11 वाजता घ्या 11 वाजता. आणि ज्यूस पण 11 वाजता घ्या. संध्याकाळचा ज्यूस थोडासा लवकर घ्या. संजीवनी क्रिया उद्यापासूनच करायची. गवळी सर बोलले असतील किंवा बोलतीलच. हा येस बोला. हा सर, काळं मीठ नाही का टाकायचं? काळं मीठ वापरू शकता, सैंधव मीठ वापरू शकता. ज्यांना वजन कमी करायचे त्यांनी मीठ थोडस बाजूला करायचं, गुळाचं पाणी आणि लिंबू वापरायचं. मिठाची गरज नहीं पड़ना. पुढचा प्रश्न. सर आप बोल रहे थे कि 5 लीटर पानी पीना है, तो 5 लीटर उसके साथ ही जूस के साथ पीना है कि अलग से 5 लीटर पीना है? जूस को छोड़ के कम से कम 3 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर. जी। पुढचा प्रश्न, अगला क्वेश्चन. नमक नहीं डालना सर, जो वेट तो लॉस वजन कम करना है और नमक की बजाय गुड़ का पानी और नींबू का इस्तेमाल करें. अगला क्वेश्चन. 21 दिवस मीठ नाही घेतलं तर काही त्रास नाही होणार? मीठ जर खाल्लं नाही आणि चुकून जर एखादा एक कथा सांगतो. जैन कल्चर मध्ये काही ठिकाणी मीठ घेत नाही. तर अशी एक सुंदर कथा आहे की जर मीठ 3 महीने आपण खाल्लं नाही, नमक यदि हम लोग 3 महीने लिया ही और गलती से किसी सांप ने हम लोगों को काट दिया, तो सांप, मराठीत सांगायचं म्हटलं सांप तडफडून मरेल, आपल्याला काहीच नाही. ओके. बॉडी के अंदर पॉइजन को स्टोर करने का काम नमक करता है. बॉडी के अंदर बीमारियों को स्टोर करके रखने का काम नमक और शुगर करता है. इसलिए भाई और बहनों, इस नमक और शुगर को बाय बाय करने का समय आ चुका है. उसको बाय बाय करिए. ये आर्टिफिशियल जितने भी नमक मार्केट में आज की तारीख में उसको खत्म कर दीजिए. टाटा का नमक, आयोडीन युक्त नमक, उसके जगह पे काला नमक, सेंधा नमक खाने का शुरू करिए. जो नेचुरल है. समझ में आ रही बात? इसको तो नमक को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें. और जिनको वजन कम करना है, गुड़ और नींबू का इस्तेमाल करते हुए नमक को बाय बाय कर दीजिए. अगला क्वेश्चन. जो फ्रूट जूस है वो मिक्स फ्रूट का पी सकते हैं या फिर कोई हाँ, एक ही fruit का पीना है? दो तीन जूस, 2-3 फ्रूट्स एक साथ ले लीजिए और उसका कर दीजिए कुछ प्रभाव. हाँ, जूस जितने भी फ्रूट के जूस बनेंगे उसके अंदर दूध मिलाना नहीं है. ये बात आप खुद की समझ लीजिए. 2-3 फ्रूट्स एक साथ ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगला क्वेश्चन. उद्यापासून फक्त आपल्याला खाण्यात बदल करायचे, म्हणजे संजीवनी क्रियाचा काही उद्या विषय येणार नाही ना? संजीवनी क्रिया यदि एक्सप्लेन की हुई तो कल से शुरू कर दीजिए. नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. ठीक है, ओके, थँक्यू. सर नमस्कार. हाँ बोलिए. म्हटलं माझ्या सासूबाईंचं करायचंय, तर त्यांना स्वादुपिंडाला सूज आहे. काय हरकत नाही. आणि स्नायूंचा पण जरा 15 दिवस झालाय त्रास चालू झालाय. स्नायू दुखतात त्यांचे, ट्रॅग्लिसाइड वाढतंय. हे बघा, जे पण काय प्रॉब्लेम आहेत, स्वादुपिंडाला सूज आहे किंवा तुम्ही जे काही बोलताय, त्यांचं वय किती आता? वय 54. तुमच्यापेक्षा तरुण होतील त्या 21 दिवसानंतर, पण तुमच्यापेक्षा त्या ऍक्टिव्ह बनतील. पण त्यांनी हे डोक्यातनं काढलं पाहिजे, मला असंच होतंय, मला तसंच होतंय, नाही का? तर 3 दिवसाचं शिबिर अटेंड करा. उद्यापासून प्रयोग चालू करा. 21 दिवसानंतर तुम्ही म्हणता माझ्या सासू नाही येत, माझ्या कोणीतरी मैत्रीणच आहे, वेगळं होईल काहीतरी. करून बघा. सगळं सासरे येथे. हा. हा,
तर त्यांना शुगर आहे आणि टॉयलेटला आणि युरिनला दोन्हीला पण त्रास होतो आणि हरण्या पण सांगितल्या आता सध्या त्यांना. त्यांची शुगर 7 दिवसात बॅलन्स होईल. 15 दिवसामध्ये मेडिकलचे रिपोर्ट सगळे बदलतील. 21 दिवसानंतर ते तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, तुम्ही उड्या मारायला सुरुवात करता. हा, आणि रगवीचा प्रॉब्लेम आहे, शुगरचा प्रॉब्लेम आहे, सगळे प्रॉब्लेम. काही बिमाऱ्यांमध्ये त्यांना थोडस 41 दिवसापर्यंत, काही ठिकाणी 63 दिवसापर्यंत हळूहळू थोडस पुढे जावं लागेल ऍज पर गाइडलाइन. आम्ही तुमच्या सोबत शेवटच्या श्वासापर्यंत आहोत. हम सब आपके साथ आखिरी सांस तक रहेंगे, बट आपको रहना चाहिए. त्यांच्या डाएट मध्ये काही बदल असेल का? कुछ नाही, हे कंटिन्यू करायचं. गोळ्या वगैरे वेळच्या वेळी आहेत त्याचा? गोळ्या द्यायच्या, गोळ्या सगळं वेळेवर द्यायचं. चेंजेस करणे. जय गुरुदेव. सकाळी मग त्यांना गोळ्या द्यायचं म्हटल्यावर सकाळी ज्यूस कधी द्यायचा? त्यासाठी सांगितलं ना मी, 11 वाजता ज्यूस घ्या. 11 वाजता बरं. tablet. चालेल. जय हा, जय बोला. गुरुदेव. हा. जय गुरुदेव. हा. आम्ही अनकपलिंगची साधना रेग्युलरली करू शकतो. हा, मग 100%. ठीक आहे. आणि मेडिटेशन आणि नॉलेज सीट 100%. ठीक आहे. तुम्ही कुठे काय दिसत नाही, पण आदर्श आहे. जूस पहले से बना के रख सकते हैं या फिर उसी टाइम पे बनाना है जब पीना है, क्योंकि ऑफिस वगैरह रहता है तो? जितने भी लोग ऑफिस में जा रहे हैं उन लोगों को स्टील की बोतल में या कांच की बोतल में जूस बना के ले जाने हैं. साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक, नींबू, एक चाकू ये साथ में ले जाना है. गुड़ का पानी ये साथ में ले जाना है. जब ये जूस लेना है तब गुड़ का पानी मिलाएंगे, नींबू को निचोड़ लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे यदि ऑफिस में जा रहे हैं तो. और कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको फॉलो कर दीजिए. आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. सर गुड़ कितना डालना है? टेस्ट इतना, जितना टेस्ट लगे, जैसे कि 20 ग्राम 10 ग्राम, टेस्ट के लिए. अगला क्वेश्चन. और बिंदास क्वेश्चन पूछ लीजिए कोई भी. हम लोगों दोनों का 22-23 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बोलिए. चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला. अच्छा. जय गुरुदेव. अ, अगर वो बीच में कुछ भूख लग गई तो फिर? शुरुआत तो कर दीजिए भाई. भूख नहीं लग रही है, आपका फोन आने वाला है हमें. देखो, 2 दिन तकलीफ होगी, कल का दिन और परसों का दिन, 2 दिन तकलीफ हुई. 2 दिन के बाद आप बोलोगे कि हमने ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक 4 ट्रक 5 ट्रक आज के दिन में 15-20 ट्रक तक खाना ऐसे ही वेस्टेज खाया जिसकी जरूरत नहीं थी आज की तारीख में. अच्छा. हाँ. इस 40 साल में इतना खाना खाया, इतना वेस्टेज किया. बहुत सारे गरीब लोग वो खाना खाते हैं, ऐसा आप बोलने वाले हो, बट ये 3 दिन 4 दिन के बाद बोलोगे इसमें सब कुछ हो जाता है करके, क्योंकि 4 गुना विटामिन, 4 गुना मिनरल्स इस जूस के वजह से हमारे बॉडी में जाने वाले 4 गुना तक. पता चलेगा 2 दिन के बाद पता चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा. अगला क्वेश्चन. भूख लगेगी तो जूस लेने का है. जूस में कितना क्वांटिटी लेने का है? 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास 5 ग्लास 6 ग्लास एक्स्ट्रा ही रख के पाइपलाइन कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एक कैन बना के ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी जूस. अगला क्वेश्चन. और वो जो अल्कलाइन वाटर है तो कल से मैं उसके ऊपर कल बोलने वाला हूँ. तो ये कल का सिलेबस है. आज का जो सिलेबस हुआ है उसके बारे में बातें. ठीक आहे. थँक्यू. माझ्या डोक्याला ना स्काल सोरेसिस आहे, तर त्याच्यासाठी ओला आहे का कोरडा आहे? ओला आहे का कोरडा आहे? काय म्हणाला? ओला सोरायसिस आहे का कोरडा सोरायसिस? कोरडा आहे, खाज खूप सुटते. तुम्ही योग्य ठिकाणी आलेला आहात. पुढच्या 21 दिवसानंतर
तुम्हाला हे काही दिवस कंटिन्यू करायचे. हा हा 100% ओके होईल. बर ओके. नाही कुठले वेगळे पानं वापरायची का त्याच्यासाठी असं विचारतो मी ज्यूसला. कुछ नहीं, देखिए जो भी अलग अलग पत्ते हैं या अलग अलग कुछ भी हम लोग यूज कर, बट साइंस के नजर से उसको देखेंगे, जितने मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिशंस है, सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट देखने के लिए कुछ वो अलग है, आकार के लिए वो कुछ अलग है, नाम के लिए वो कुछ अलग है, बट ये सब कंटेंट जब इकट्ठा होते हैं बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो बॉडी के लिए जो जो चाहिए वो बात बन जाती है। ये एक साइंस, ये भी एक साइंस है कॉम्बिनेशन के। हाँ, तो इसलिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज करायची का रोज आपण करतो ते चालण्याचं वगैरे? डबल टिबल करू शकता, काही अडचणीच नाही. थँक्यू. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नाही है, यही एक क्वेश्चन. प्रश्न नाही, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. तर आइए, हे एक आंदोलन आहे, हे एक चळवळ आहे, हे एक आंदोलन आहे निरोगी लोक बनवण्याचं. पण आज आपल्याला एक संधी आहे. आपल्या आजूबाजूला असलेले हार्टचे पेशंट, आपल्या आजूबाजूला असलेले गुडघ्याचे पेशंट, आपल्या आजूबाजूला असलेले डायबिटिकचे पेशंट, मायग्रेनचे पेशंट, नाकाचं हाड वाढल्याचे पेशंट, एनी डिसीजचे पेशंट, सगळ्या पेशंटला जोडण्याचा आपण प्रयत्न करूयात उद्याच्या दिवसासाठी. परवा दिवशी आम्ही तुम्हाला कोणाला घेणार नाही. उद्या आपल्याला एक संधी आहे की आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना, मित्र परिवाराला तुम्ही याच्याशी जोडा. नंबर 2, संपूर्ण परिवाराने हे ऐका. स्क्रीन चालू करून अख्खा परिवार ऐकायला पाहिजे. नाही तर उद्या काय होईल, एक महिला एका पुरुषाला शिकवायला जाईल तर ते पुरुष काय म्हणेल, मस्त शहाणी आहेस तो, हमें पता है कि आपको कितना ज्ञान. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने जो फीस भरी हुई है ये पूरे फैमिली की फीस है, ये पूरे फैमिली की फीस है, वो अपने अकेले की फीस नहीं है, ये पूरे फैमिली की फीस है. तो सबको सुनने के लिए आमंत्रित करिए, जितने भी आपके फैमिलियर्स हैं, अपने कुटुंब में, फैमिली में जितने भी लोग हैं अपने घर में, अभी पूरा स्क्रीन के ऊपर लगाने का कोशिश करें, सब लोग सुने. क्यों? कि आपको वही लोग विरोध करने वाले हैं घर के अंदर जब आप शुरू करोगे तो. इसलिए मैं कहना चाहूंगा सबको बुलाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आपको जो समझ में आया आज की तारीख में, आप समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ कुछ आधी बातें बोलेंगे या पूरी बातें बोलेंगे, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा. और अपने ही फैमिली जब समझाने की कोशिश करते हैं ना तो कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं. इसलिए मार्गदर्शकों की जरूरत है, गुरुओं की जरूरत है. समझ मेरी बात? यस नो? तो कल से पूरे फैमिली को जोड़ने का प्रयास करें, और जितने नातेवाईक है अपने उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए, उनको फॉर्म भरने की कोशिश करिए. जितने भी बीमार लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए, उनको दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ में आ रही बात? यस नो? आपल्या आजूबाजूला असलेले बीमार लोक त्यांना जोडण्याचा प्रयत्न करा, आपल्या नातेवाईकांना जोडण्याचा प्रयत्न करा, त्यांचे फॉर्म भरून घ्या आणि त्यांना शिबिर करायला प्रमोट करा. पुढचा प्रश्न, आगे का क्वेश्चन. उषा डोळ्यांचा काय प्रश्न आहे, काय म्हणतात सर? माझ्या प्रश्नाचं उत्तर डायरेक्ट विचारा ना तुम्ही, उषाताई. बोला. डावले. हॅलो. हा बोला. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे कमरेचा. हो, मानेच्या आणि कमरेच्या शिरा आखडतात पूर्ण. मला हलताच येत नाही बिलकुल. मग पेन किलर घ्यावी लागते, ठणक लागतो. मग डॉक्टर सांगतात हा बहुतेक वाताचा प्रकार असेल. आणि असं नेहमी नाही होत, 8-15 महिन्यातून एखाद्या वेळेस 2दा होतं. हा सगळा वाताचा प्रकोप आहे, आणि हे मोठं आतडं छोटं आतडं आपलं व्यवस्थित काम करत नाही, म्हणून ही घटना घडत आहे. 21 दिवसाचं प्रॅक्टिस करा, आणि त्यानंतर आम्ही जो डाएट चार्ट देऊ तो डाएट चार्ट फॉलो करा. पुढच्या वर्षभरासाठी तुम्हाला काहीही होणार नाही. पण त्यासाठी तो डाएट चार्ट फॉलो करणं, गवळी सरांच्या किंवा सोमनाथ बाबांच्या संपर्कात राहणं अत्यावश्यक आहे. ज्यावेळेस आपण हे 15 दिवस पूर्ण होतील, 16व्या दिवशी जे काय आम्ही बोलणार आहोत, इथनं पुढचं कसं दिनचर्या असेल, तो सेशन तुमच्यासाठी हा आनंददायी सेशन असेल. इथनं पुढच्या काळात तुमच्या सोबत असं काहीच होणार नाही.
सगळं ओके होईल, सगळं ओके होईल. वात वाढतोय, वारंवार आतडं काम करत नाही म्हणून ही घटना घडते. बोला. आणि माझ्या वडिलांना पॅरालिसिस झालेला आहे 15 वर्षापासून. त्यांना बोलता येत नाही, लाळ अजून पण गळते. त्या पॅरालिसिस पासून बोलता येत नाही. आणि उजवा हात आणि पाय त्यांचा अजून पण थोडासा हे होतो चालताना. पॅरालिसिस बरा होईल म्हणून विचारला. ते काय वडील आहेत. ठीक आहे ना, तुम्हाला जर त्यांची शरीर शुद्धी करायची असेल, तुम्ही त्यांची शरीर शुद्धी करा. तुमच्या असं लक्षात येईल त्यांच्या शरीरामध्ये ऊर्जा तयार व्हायला लागलेली आहे. तुमच्या निरीक्षणात येईल ती 21 दिवसामध्ये त्यांच्या शरीरामध्ये ट्रिमंडस चेंजेस प्रचंड बदल होतील. आणि जे बदल दिसतील तुम्हाला डोळ्याने, तुम्ही म्हणसाल की आतापर्यंत काम नाही केलं. मी दावा नाही करणार की ते ओके होतील, पण मी दावा नक्की करेल की त्यांच्या शरीरात एक ऊर्जा तयार होईल, एक चेतना तयार होईल. आणि त्यांचे जे पार्ट हळूहळू जे निकामी व्हायला लागले ते थांबेल. ही शरीराची घटना थांबून जाईल. एक नव ऊर्जा त्याच्या शरीरात तयार होईल. 21 दिवस तुम्ही त्यांच्यावरती प्रयोग करा. आम्ही जे जे सांगतो ते बघा काय चमत्कार होतोय. तुमची श्रद्धा, तुमचा विश्वास आणि तुमची सेवा त्या ठिकाणी काम करेल. रक्तपातळ ती कधीच द्यायची त्यांना? आवाज नाही आला. त्यांना रक्तपातळची गोळी चालू आहे पॅरालिसिस साठी आणि सगळं चालू ठेवायचं, त्यातलं काहीच बंद नाही करायचं, सगळं चालू ठेवायचं. ज्यूस नंतर द्यायच्या ना गोळ्या दुपारी 12च्या? हा, दुपारी 12च्या गोळ्या ज्यूस नंतर लगेच द्या, काय अडचणच नाही. तर आता या ठिकाणी 10:07 झालेले, आपली वेळ संपलेली आहे. कृपया हे आंदोलन आहे, ही एक चळवळ आहे निरोगी भारत निरोगी राष्ट्र बनवण्याची. चला राष्ट्र कार्यामध्ये आपण आपल्या ओळखीच्या लोकांना जोडूया. या चळवळीमध्ये, या आंदोलनामध्ये आपण एका क्रांतीवीराची भूमिका करूया. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये आपण होतो का नव्हतं माहित नाहीये, पण आता परत एकदा गोळ्या औषधापासून सगळ्यांना मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे. सगळ्यांना एक निरोगी बनवण्याची आवश्यकता आहे. ही क्रांती, हा बदल प्रत्येकाने वैयक्तिक जीवनात करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून मला असं म्हणावं लागतं, बदल म्हणजे क्रांती, बदल म्हणजे इन्कलाब. चेंज इज इक्वल टू इन्कलाब. म्हणून हाताशी मुठाशी बांधूयात आणि माझ्या सोबत बोलूयात. इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. शुभरात्री. भेटूयात उद्या नवीन सेशन, नवीन लिंक, नवीन पासवर्ड वरती. धन्यवाद.